एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एचसीएस मेंस में जो भी आपका सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग पार्ट है उसमें क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, आपने किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है, क्या आपका पूरा आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। आज है आपका सेशन 1। अब ये समझने से पहले कि सोशल इश्यूज़ को कैसे तैयार करना है फॉर द एचसीएस मेंस, आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है। बिकॉज देर आर नंबर ऑफ मटीरियल्स जो आप पढ़ सकते हैं, बट सब कुछ पढ़ने लग जाएंगे ना तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो सिलेबस है मेंस का, उसमें सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग कौन कौन सी टर्म्स लिखी हुई हैं और जिनको आपका जिन चीज़ों का आपको स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों ही पार्ट्स कवर करने हैं, है ना। तो अगर हम देखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, तो फर्स्ट थिंग लिखी हुई है द करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस। अब ये भी बहुत ज़्यादा वेग सा एक टर्म है कि सोशल रेलेवेंस के टॉपिक्स, एनीथिंग कैन बी द रेलेवेंट सोशली। जैसे इसमें आपके लिखे हुए हैं नॉर्मल कुछ कंसेप्ट लाइक डेमोग्राफी एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड रिलेटेड इश्यूज़। यहाँ पर हम करेंगे पॉपुलेशन वाला टॉपिक कि पॉपुलेशन इंडिया में इंक्रीज हो रही है तो क्यों इंक्रीज हो रही है, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, और डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी लेकर आई गई हैं जिनकी वजह से हम लोगों ने ये जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्कीम्स हैं वो चलाई हैं, है ना। तो हम लोगों को सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कॉजेज़ क्या हैं, कॉन्सिक्वेंस क्या हैं। फिर है आपका जैसे बिहेवियरल एंड सोशल इश्यूज़ एंड सोशल वेलफेयर प्रॉब्लम्स लाइक जेंडर इक्वालिटी है आपका, चाइल्ड लेबर, अडल्ट लिटरेसी, रिहेबिलिटेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड एंड द अदर डिप्राइव्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को एक में सम अप करूँ तो दैट इज़ दी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि बेसिकली जहाँ पर विमेन, ट्रांसजेंडर, आपके एलजीबीटी कम्युनिटी, वो सारी जो पूरी की पूरी सेक्शंस हैं उनके एक तो चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या वो फेस करते हैं डे टू डे सोसाइटी में, और किस तरीके से सरकार ने उनके इन सभी चीज़ों को टैकल करने के लिए कौन कौन सी नई पॉलिसीज़ या स्कीम्स लेकर आई हैं, तो वो सारी हम लोग करेंगे इसमें। फिर है आपका जैसे ड्रग अब्यूज़, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस आते हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी अगर डिफरेंट स्कीम लॉन्च की गई है तो वो स्कीम कितनी सक्सेसफुल है, कितनी उसमें चैलेंजेस और आ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको किसी भी टॉपिक के लिए करनी है ना। और जैसे लास्ट है आपका कम्युनल हार्मनी है, लॉ एनफोर्समेंट इश्यूज़, ह्यूमन राइट्स, करप्शन इन पब्लिक लाइफ। तो जो भी करंट में चीज़ें चल रही हैं इन सब के रिगार्डिंग ये आपको तैयार करनी है ना। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट सेशंस में जितने भी ये टॉपिक्स हैं उनको ये देखेंगे कि भाई न्यूज़ में कैसे चल रही थी चीज़ें, और अगर न्यूज़ में चल भी रही थी तो इनके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, और आपने उन क्वेश्चंस को लिखते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूड कैसे करना है आपने, तो वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चंस करने से पहले एक तो हम देख लेते हैं कि जो पिछले साल किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। अगर हम 2 सालों के देखें तो 2014 में मेंस हुआ था एचसीएस का। देखो इसमें एक तो आपके 40 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं जिनका 1 मार्क इनका वैल्यू होती है। फिर आपके 7 मार्कर्स आते हैं और आपके 4 मार्कर्स आते हैं। तो अलग अलग टाइप के हैं। 1 मार्कर आपके 40 वर्ड्स के होंगे, 4 मार्कर आपके 100 वर्ड्स का होगा, और जो 7 मार्कर है वो आपका 200 वर्ड्स का होगा। तो ये तो पैटर्न था पहले, बट नाउ पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि भी 7 मार्कर का जो क्वेश्चन होगा वो 200 वर्ड्स में आएगा। क्या पता इस बार आपको 10 मार्कर क्वेश्चन आ जाए, क्या पता आपको 15 मार्कर क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो आपको तैयार रहना है। तैयार इस चीज़ के लिए रहना है कि भाई कितने भी वर्ड्स का क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपका 40 वर्ड्स हो, चाहे 100 हो, चाहे आपका 250 वर्ड ही क्यों ना हो, आपको चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली उनको लिख पाएंगे, है ना। तो अगर पैटर्न चेंज हुआ भी है तो भी हम लोगों को अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो इसी तरीके से रखनी है कि अलग अलग वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 की अगर हम बात करें तो देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पोक्सो एक्ट, जो कि आपका 2012 में आया था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये भी 2000 वाले ईयर में आया था, 2015 में इसको अमेंड किया गया था। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट, ये बेसिकली दिखाने का मकसद ये है आपको ये बताना कि जो क्वेश्चंस है ना, एक तो आ रहे हैं करंट बेस्ड इश्यूज़ पे, और साथ में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम्स हैं, जो एक्ट्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आ रहे हैं। इसीलिए सरकार के द्वारा जो भी स्कीम या पॉलिसी लॉन्च की गई है टू टैकल एनी ऑफ द सोशल इशू, उसका आपने बढ़िया तरीके से एनालिसिस करना है। ठीक है, हमारा फोकस भी वही रहेगा कि भाई किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को कवर करें। ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे, हम देखेंगे भी कि किस तरीके से आपको इनको लिखना है ना। हम विमेन वाले इश्यूज़ करेंगे, हम चाइल्ड के इश्यूज़ करेंगे, पॉवर्टी के इश्यूज़ करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन के इश्यूज़ भी करेंगे। तो उन सब चीज़ों में आपका ये सारा जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन है 2014 में, डिस्कस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पॉलिसी NCFP फॉर K-12 kindergarten to 12th class education in the country, highlight challenges for its implementation। अगेन गवर्नमेंट ने एक ये करिकुलम सेट किया था जिसमें ये बताया था कि भाई किस तरीके से किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है, ताकि बच्चों को जो एजुकेशन के सेक्टर में आप ग्रो करवाने की बात कर रहे हैं वो सक्सेसफुली कर पाए। तो ये भी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, तो इस पर भी क्वेश्चन आया था। तो ये भी एक एविडेंस है आपका कि जो पॉलिसीज़ या स्कीम्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फिर जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन था इसमें कि वही 40 वर्ड्स ईच, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम, नो डिटेंशन पॉलिसी, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल। तो ये भी सारी चीज़ें क्या है, ये आपका रिगार्डिंग दी एजुकेशन है, और ये उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में चल रहे थे, तो इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चन आया था, है ना। ये कैसे, इसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या ये टॉपिक्स हैं, क्या ये चीज़ें हैं, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसकी टेंशन नहीं है अपने को सिर्फ ये देखना है कि हमें पिछले साल के मुकाबले अपनी जो स्ट्रैटेजी है HCS मेंस की तैयारी करने की वो कैसे रखनी है। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे ना, हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो बेसिकली आपका जो करंट में चीज़ें रही हैं उनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें 2019 मेंस में, इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस आए थे सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम फॉर एंश्योरिंग स्मूथ ट्रीटमेंट ऑफ पुअर हाउसहोल्ड्स। आयुष्मान भारत स्कीम भी, जिसमें आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये दो कंपोनेंट्स हैं। तो अब ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी आयुष्मान भारत स्कीम, इसके लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, और वही पॉलिसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो अगेन देयर इज़ एन एविडेंस कि पॉलिसीज़, स्कीम्स और एक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन जो HPSC है वो पूछ रही है। फिर है आपका एनालाइज द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ विमेन राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। ये भी एक एक्ट लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट, जिसमें ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया था, है ना। तो उसके क्या प्रोविज़न है इस एक्ट के, क्या इसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस आए, या फिर किस तरीके से इसने मुस्लिम विमेन जो कम्युनिटी है उनको काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करवाने में हेल्प करी। तो ये आपने बेसिकली इसमें लिखना था। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी हम डिटेल में करेंगे, जब विमेन का इशू पूरा डिटेल में करेंगे तो ये तब अटेम्प्ट करेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन था आपका, थ्रो लाइट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG सेट बाय द यूनाइटेड नेशंस, और ये था आपका 7 मार्क्स का। सिंपल SDG के बारे में पूछा हुआ है कि SDG क्या है। आपको बस इसमें हल्का सा लिखना था कि जो SDG हैं ये UN के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं, जिसमें डिफरेंट जो टारगेट्स हैं वो सेट किए गए हैं। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 17 गोल्स, जिसके अंदर आपके 169 टारगेट्स हैं, जिसमें पॉवर्टी को ख़त्म करना, जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करवाना, आपका एजुकेशन सभी को पहुंचाना, क्लाइमेट चेंज को रोकना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने लिखनी थी। बट अगेन ये तो हम लोगों ने बहुत ऊपर से किया है। जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते तो फिर आपको SDG 1, 2, 3, 4, 5 कम से कम ये तो लिखने ही थे कि SDG 1 क्या कहता है, SDG 2 क्या कहता है, 3, 4 और 5 क्या कहता है।
अगर आपको पूरे 70 नहीं भी याद है तो भी कुछ ना कुछ आपको 5 या 6 एग्जाम्पल्स तो देने पड़ने थे इसमें कि व्हाट डू वी मीन बाय द SDG, और साथ में इंडिया ने क्या क्या काम किया है टू अचीव दोज SDGs, और क्या हम लोग उस रेस में अभी आगे हैं या पीछे हैं बाकी और कंट्रीज से, कि जो हमारा ये चीज़ है कि 2030 तक हम लोगों को सारे SDG अचीव करने हैं, क्या हम लोग वो अचीव कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सारा जो टॉपिक था वो आपको इसमें करना था, ये भी हम करेंगे जब और आगे सेशंस हमारे बढ़ते चले जाएंगे। 4th क्वेश्चन था आपका, वाइल डिस्कसिंग द शॉर्टकमिंग्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया इलैबोरेट अपॉन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इट्स ग्रोथ। पहली बात तो एजुकेशन पर भी क्वेश्चन आ रहा है, तो एजुकेशन को हम जब पढ़ते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं और हायर एजुकेशन की बात करते हैं। तीनों एजुकेशन सेक्टर के क्या क्या चैलेंजेस हैं और इन सभी को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से कौन कौन से इनिशिएटिव उठाए गए हैं और क्या वो इनिशिएटिव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को पढ़नी है, जिसमें से हम लोग एक ही जो टॉपिक है एजुकेशन वाला वो आज कवर करेंगे पहले सेशन में, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये इस क्वेश्चन कैसे लिखना है ये आपको हल्का सा आइडिया लग जाएगा। एलैबोरेट अपॉन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इट्स ग्रोथ, की और क्या हम चीज़ें कर सकते हैं कि हायर एजुकेशन और भी तेज़ी से ग्रो करे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए, तो हम जो कंटेंट अभी करेंगे उसके हिसाब से आपका ये क्वेश्चन बहुत ईजिली अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर इसमें एक और क्वेश्चन आया था कि ब्रीफली ऑन एनी और 3 ऑफ दी फॉलोइंग पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। नीति आयोग पर शॉर्ट नोट लिखना था। नेशनल मेडिकल कमीशन, ये भी रिसेंटली वो पास किया गया था बिल, जिसमें आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा के नेशनल मेडिकल कमीशन बैठा दिया गया था, तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में था ये। विमेन एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम, डिस्टेंस एजुकेशन, बहुत जेनरिक से टॉपिक हैं जिनके लिए अगर आपने मतलब कंटेंट बिल्कुल फोकस तैयार नहीं भी किया है तो भी आप इनको इजीली लिख सकते हैं इन दी 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स ही इजीली आपको मैक्सिमम 5 या 6 लाइंस लिखनी है, जिसमें आपको हल्का सा इन जैसे 40 वर्ड्स वाले होते हैं ना, इनमें आपको हल्का सा ये ध्यान रखना होता है कि आप ये इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन ये नहीं बना सकते, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता, साथ में इतना स्पेस नहीं होता, पेपर होता बहुत लेंथी है। तो अगर आप 1 मार्क के लिए भी अगर ये इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन लिखेंगे तो फिर पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जब ये 40 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप चीज़ लिखे ना वो बेसिकली बस क्रक्स हो हर एक चीज़ का। एक लाइन लिखी और उससे बेसिकली 2-4 चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन कर दी गई। यू कैन यूज़ दी पॉइंटर्स, है ना। सिंपल है आपका कि जैसे कोई भी अगर हम बात करें मिड डे मील स्कीम की, मिड डे मील स्कीम की बात कर लेते हैं कि अगर हम लिखना चाहें इसको तो फर्स्ट पॉइंटर होगा आपका कि ये कब लॉन्च की गई थी, व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। सेकंड आएगा इसका ऑब्जेक्टिव, है ना, और फिर आएगा इसका कि इट इज़ अ सक्सेसफुल स्कीम जिसने काफ़ी सारे बच्चों को अभी तक स्कूल में आने के लिए मोटिवेट करके रखा हुआ है। तो आपने बेसिकली जब 40 वर्ड्स का आंसर आप लिखेंगे तो आपने क्रक्स पर ध्यान देना है, आपने थीम पर ध्यान देना है, यहाँ वहाँ की बातें छोड़ के जो आपको पता है चीज़ें फॉर श्योर वो आपने लिख देनी है। भूमिकाएं नहीं बंधानी है आपने कि मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले ऐसा था अब ऐसा है, ये पूछा ही नहीं है आपसे। जितना पता है 40 वर्ड्स में लिखो और आगे चलो, क्योंकि 1 मार्क की ही बात है। और अगर 1 मार्क पर आप ज़्यादा सोचेंगे तो जो 7 मार्कर या आपके 15 मार्कर हैं वो क्वेश्चंस रह जाएंगे आपके, है ना। तो पेपर कंप्लीट करना भी एक चैलेंज है हमारे लिए HCS में, तो वो भी ध्यान रखना। इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो इस तरीके से हम बिल्ड करेंगे कि पेपर हमारा कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? चलो, तो आज हम जो करने जा रहे हैं ना वो बेसिकली देखो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। मैंने किस तरीके से प्लान किया है कि हाउ वी विल कवर दी सोशल इश्यूज़। मैंने इस तरीके से प्लान किया है कि हम लोग क्या करेंगे, हम टॉपिक्स करेंगे। टॉपिक्स का जो भी एक पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है या फिर जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है या फिर उसका जितना भी आपका कंक्लूजन वाला पार्ट है, ये हम डिस्कस करेंगे। कोई भी टॉपिक हम उठा लेंगे, उसका बेसिक बैकग्राउंड, उसका जो अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में चीज़ें चल रही हैं वो, जो करंट में उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आई है तो वो हम उसको डिस्कस करेंगे। और साथ में व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड
and what can be the implementational challenges, what can be the way forwards, वो हम डिस्कस करेंगे। जब आपका एक टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा तो उसके आगे मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आप अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि अगर आप लिखने बैठे पेपर में तो आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हर टॉपिक के लास्ट में मैंने दिए हुए हैं, आप उनको अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि भाई क्या आप उनको अटेम्प्ट करने के लिए अभी काबिल हो या नहीं हो। अगर नहीं आपको चीज़ें पता तो फिर आप लिखेंगे कैसे। इसीलिए हम थोड़ा सा कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि पेपर में अगर क्वेश्चन कंटेंट पर आ जाए तो आप उनको लिखने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा तैयार रहें। ठीक है, चलो तो आज हम करेंगे अपने 3-4 टॉपिक्स, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का है, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल राइट करना था आपको 40 वर्ड्स में, 1 मार्कर क्वेश्चन था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका 7 मार्कर क्वेश्चन में आ जाए तो आप किस तरीके से इसको लिखेंगे। और इस टॉपिक को करने का मकसद क्या है, क्योंकि ये रहा है न्यूज़ में, और जो टॉपिक हमारा सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग न्यूज़ में रहा है वो हम करेंगे, साथ में उसका जो बेसिक बैकग्राउंड है वो हम करेंगे, और व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड वो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों रहा था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये बोला था कि अगर कोई जो विमेन है अपने हस्बैंड के साथ किसी ऐसे घर में रहती है जिस घर पे उसके पति का कोई भी ओनरशिप का राइट नहीं है, एक तो वो चीज़, और साथ में या फिर वो एक रेंटेड हाउस में रहती है, तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस विमेन अपने हस्बैंड पर या अपनी मदर इन लॉ पर या फिर किसी पर भी फाइल करती है तो फिर उस विमेन को हक है कि वो उस घर में आके रह सके, भले ही वो घर रेंटेड है या फिर उसके पति का उसमें कोई भी ओनरशिप का राइट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट ये आई थी जिसने ये क्लियर कर दिया था कि भाई अगर आप रेंट पे भी रहते हैं तो हस्बैंड ये तर्क नहीं दे सकता कि मैं तो खुद रेंट पे रहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को अपने साथ नहीं रख सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली मना कर दिया था कि भाई ये भी जो भी आपका लॉजिक है दैट इज़ नॉट वैलिड, और चाहे आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, चाहे आपकी ओनरशिप नहीं है, फिर भी विमेन को ये राइट है कि वो आपके साथ आपके उस घर में रह सके, अगर उसने आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट भी फाइल किया है तो, है ना। तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये। तो अगर न्यूज़ में रहा था तो इसके पीछे का जो बेसिक बैकग्राउंड है वो आपको हल्का सा पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब देखो नाम से ही क्लियर है इसका, एक ये ऐसा एक्ट है जिसमें जो विमेन है उसके खिलाफ होने वाली जितनी भी डोमेस्टिक वायलेंस है उसको इन लोगों ने डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद उसके लिए पनिशमेंट्स डिसाइड करी कि अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है या उसके खिलाफ वायलेंस करता है तो फिर क्या क्या उसको फ़ाइन भरना पड़ेगा, क्या क्या पनिशमेंट्स उसको मिल सकती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो इस एक्ट में लिखी गई हैं। तो ये एक्ट का जो क्रक्स है बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है कि दैट इट इज़ अ सिविल लॉ। ये एक सिविल लॉ है जिसमें कोई भी जो विमेन है वो अपने लिए कंपनसेशन को मांग सकती है, प्रोटेक्शन की डिमांड वो कर सकती है, राइट टू रेजिडेंस है उसके पास इन दी शेयर हाउस होल्ड एक्सेट्रा। क्रिमिनल मतलब ये क्रिमिनल लॉ नहीं है बेसिकली, ये ध्यान रखना। ये एक ऐसा लॉ है जहाँ पर जो फीमेल है वो अगर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है तो फिर उसको कंपनसेशन या प्रोटेक्शन या फिर जितने भी उसकी राइट टू रेजिडेंस है कि उसको वहीं पर ही रहना है अभी के लिए, तो फिर आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा एज अ हस्बैंड। तो ये सिविल लॉ है जिसमें आपने डोमेस्टिक रिलेशनशिप को, डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन कर दिया है कि अगर ये चीज़ होगी तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस उसको माना जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बॉडी पर कोई मार्क हैं वायलेंस के तभी डोमेस्टिक वायलेंस का केस आपके खिलाफ मतलब आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वायलेंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इट कैन बी सेक्सुअल वायलेंस, इट कैन बी इकोनॉमिक वायलेंस, इट कैन बी फिजिकल एंड इट कैन बी वर्बल और इमोशनल वायलेंस। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वायलेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इमोशनल वायलेंस की भी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल की भी और इकोनॉमिक वाले की भी हम साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये इट हैज़ बीन डिफाइंड और इट इज़ एप्लीकेबल ऑन मैरिड वेमेन। जो मैरिड वेमेन है
वो अपने पति या अपनी सास या फिर अपनी ननंद, जो भी उसको लगता है कि उसने उसको वायलेंस उसके खिलाफ करी है, तो वो केस फाइल कर सकती है। और साथ में ये जो लिव इन रिलेशनशिप्स वाले हैं उनके ऊपर भी ये एक्ट लागू होता है कि इफ़ टू पीपल आर लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप, तो फिर अगर कोई भी वायलेंस का केस होता है अगेंस्ट विमेन, तो विमेन उस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा लेते हुए अपने पार्टनर के खिलाफ FIR फाइल करवा सकती है। तो लिव इन रिलेशनशिप वालों के लिए भी है, मदर्स, डॉटर्स, सिस्टर्स एक्सेट्रा, ये सभी जो विमेन हैं ये इस डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आती हैं कि अगर मदर, डॉटर या सिस्टर ये भी अगर किसी तरीके की वायलेंस का शिकार हैं, तो ये भी जो केस है वो फाइल कर सकती हैं अपने किसी भी रिलेटिव्स के खिलाफ, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। साथ में प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। अब डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट पहली बात तो ये है कि आपको अगर वहाँ से निकलना है कि भाई आई डोंट वांट टू लिव विद दिस पर्सन और आई डोंट वांट टू लिव इन दिस हाउस, तो फिर आप कहीं और जाकर रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो कौन देगा, वो आपका हस्बैंड आपको देगा। दैट मीन्स अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग द फाइनेंशियल कंपनसेशन टू द फीमेल, है ना, कि अगर वो दूर जाकर रह रही हैं तो फिर पैसे की जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपके हस्बैंड्स पूरी करेंगे। ये तो ये ध्यान रखेंगे। साथ में इट प्रोवाइड्स द राइट टू सिक्योर हाउसिंग, दैट इज राइट टू रिजाइड इन द मैट्रिमोनियल और शेयर्ड हाउस होल्ड। अगर फीमेल चाहती है कि भाई वो उसी घर में रहे, तो फिर वो उसी घर में ही रहेगी, और इसके लिए भी पूरे के पूरे प्रोविजंस इस एक्ट में लिखे हुए हैं। And this right is secured by a residence order which is passed by a court. अगर फीमेल कहीं और जाकर रहना चाहती है तो पैसे हस्बैंड को देने पड़ेंगे, और अगर फीमेल चाहती है कि उसी घर में मैं रहूं तो फिर वो उसी घर में भी रह सकती है, वो कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू भी वो चीज़ें अपने लिए इम्प्लीमेंट करवा सकती है। एक तो ये चीज़, एंड साथ में ये है आपका कि जो एक मजिस्ट्रेट है जिसके अंडर ये पूरा का पूरा केस चलता है, ही और शी विल पास ए प्रोटेक्शन ऑर्डर, कि अगर फीमेल कहती है कि मुझे इस पर्सन से खतरा है, ये डोमेस्टिक वायलेंस करता है मेरे खिलाफ, तो मेरे आसपास इसको ना आने दिया जाए, तो दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑर्डर, कि जो ये पर्सन है ये इस फीमेल के अराउंड, इसके घर के आसपास नहीं दिखना चाहिए। और अगर मान लो इस प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच करता है वो हस्बैंड, तो फिर अल्टीमेटली ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, है ना। अभी तक ये सिविल लॉ की हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, लेकिन अगर आप प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करते हैं तो देन इट वुड बिकम द क्रिमिनल ऑफेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस केस क्या है ये आपको हल्का सा पता होना चाहिए। साथ में जो पनिशमेंट्स हैं, पनिशमेंट है आपकी 1 ईयर की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट एंड 20,000 का फाइन, या फिर दोनों ही उस ऑफेंडर पर आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। पनिशमेंट के प्रोविजंस ध्यान रखेंगे। साथ में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स की, कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट में ये एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करना है जो कि सारे केसेस देखेगा या देखेगी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस आए हैं तो वो क्या ढंग से प्रोटेक्शन ऑर्डर इम्प्लीमेंट किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। और साथ में दोज प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कैन हैव द हेल्प ऑफ डिफरेंट NGOs जो कि फीमेल के सेक्टर में काफ़ी काम कर रही हैं, उनको लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करवाती हैं, या फिर उनको रहने के लिए जगह देती हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और जो ये इंश्योर करते हैं कि जितना भी इम्प्लीमेंटेशन है इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वो सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो ये चीज़, एंड लास्ट में इट इज़ द एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट। अगर जो फीमेल है वो खुद से नहीं FIR दर्ज करवा पा रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस से केस हो रहा है मेरे खिलाफ, बिकॉज ऑफ डिफरेंट सोसाइटल प्रेशर्स, कई बार जो फीमेल्स हैं वो अपने हकों के लिए नहीं बोलती हैं, केस फाइल नहीं करवाती हैं अपने फ्यूचर का सोच के। लेकिन अगर ऐसे केस में कोई और पर्सन फीमेल के बिहाफ पर कंप्लेन कर देता है, तो वो जो इन्फॉर्मेंट है जिसने कंप्लेंट करी है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है प्रूव करवाने की कि वायलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। जो पुलिस है वो जाकर अपने आप जो फीमेल है उससे पूछताछ करेगी। तो इट इज़ द एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट।
तो उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली नहीं बनती। तो ये ना हल्के से ऐसे प्रोविजंस है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जो आपको लिखने हैं, चाहे आपका 40 वर्ड का क्वेश्चन ही क्यों ना आए। तो आपने जैसे सिंपल हमने इसमें चीज़ों को ना एक्सप्लेन ज़्यादा किया हुआ है, आप एक्सप्लेन मत करना 40 वर्ड्स वाले में, सिंपल लिखते चलना, इट इज़ अ सिविल लॉ, है ना, ये इट प्रोवाइड्स दी, इट डिफाइंस दी डोमेस्टिक वायलेंस एंड इट कैन बी सेक्सुअल, इकोनॉमिक, वर्बल एंड एक्सेट्रा। साथ में पनिशमेंट के प्रोविजन आप लिख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई जो मेंटेनेंस है, कंपनसेशन है, उसका राइट्स फीमेल को दिया हुआ है। साथ में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो ये बेसिकली सिर्फ ये बताने की बजाय कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है, इसका कितना एक्सटेंट है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सब लिखने की बजाय ना आप सीधा मुद्दे पर आना कि यार ये चीज़ें हैं, ये लॉ है, ये एक्ट है, इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं और ऐसे तरीके से इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो हल्का सा ना आपका एक तो आंसर भी अच्छा लगेगा और साथ में आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को घुमाने की बजाय एज इट इज़ पॉइंट फॉर्म में चीज़ें लिख देनी है। एक तो ये चीज़, तो आपसे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ सकता है, देखो कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 40 वर्ड्स, तो आप सिंपल इसको लिख सकते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि रिसेंट ईयर्स में, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हम अभी नहीं कर रहे, मैं एक और क्वेश्चन लिखवा रही हूँ इसमें कि इन रिसेंट ईयर्स द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 has evolved to a great extent, What are the new provisions that are being added judicially in this act? हाँ, तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन सकता है कि 2005 से लेकर अब तक किस किस तरीके से ये जो एक्ट है ना आपका, ये इवॉल्व हुआ है। क्या इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कुछ चीज़ें चेंज करी हैं, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नई जजमेंट्स आई हैं। तो जो डिफरेंट जजमेंट्स हैं ना, जो भी पिछले सालों में सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम देखें कि दीज आर दी इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऑन दी प्रोटेक्शन ऑफ विमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो ये है आपके जुडिशियल इंटरफेरेंस है इन दी लॉ मेकिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो फर्स्ट इसमें चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी है, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो अडल्ट मेल वर्ड लिखा हुआ है अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पहले क्या होता था ना कि जो फीमेल है वो सिर्फ एक अडल्ट मेल के खिलाफ ही कंप्लेंट फाइल कर सकती थी कि इसने मेरे साथ वायलेंस किया है। बट 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो अडल्ट मेल है वो ही फीमेल के खिलाफ वायलेंस कर रहा है, इट कैन बी दी विमेन ऑल्सो, है ना। तो इसने सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट मेल को हटाकर ये वर्ड हटा दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, नाउ अ फीमेल कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट अनदर विमेन ऑल्सो। सिर्फ और सिर्फ अडल्ट मेल नहीं, अब विमेन के खिलाफ भी आप केस कर सकते हैं, ये दर्शाया गया है इन दी 2016 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। फिर है आपका 2018 में बोला गया कि इट इंटेंड्स टू सेफगार्ड विमेन अगेंस्ट मैरिटल अब्यूज़ एंड विल अप्लाई इवन आफ्टर डिवोर्स। अगर आप डिवोर्स के बाद भी अपनी जो एक्स वाइफ है उसको मतलब उसके खिलाफ वायलेंस कर रहे हैं, तो फिर भी आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसी के तहत आपके ऊपर केस भी फाइल किया जाएगा, है ना। तो एक तो ये जजमेंट आप ध्यान रखेंगे। साथ में एक और जजमेंट थी, लिव इन पार्टनर कैन सीक मेंटेनेंस। पहले जो ये ओरिजिनल एक्ट आया था ना, इसमें लिव इन पार्टनर्स की कोई बात नहीं की गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि नाउ द लिव इन रिलेशनशिप हैज़ बिकम द रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, मैनी कपल्स आर बिलीविंग इन लिव इन रिलेशनशिप्स। इसीलिए अगर उन रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस होती है अगेंस्ट फीमेल, तो फिर
क्या होगा, वो फीमेल भी मेंटेनेंस को सीख कर सकती है, कंपनसेशन, प्रोटेक्शन और राइट टू रेजिडेंस। ये तीनों चीज़ें जो एक मैरिड विमेन के पास थी, अब वो एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली फीमेल के पास भी आ गई है। एक तो ये नई जजमेंट थी। एंड लास्ट है आपका 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट कहा था कि जितनी भी आपकी वाइफ की इनकम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको मेंटेनेंस देनी है अपनी वाइफ को तो फिर आपको वो देनी ही पड़ेगी। इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन योर वाइफ्स अर्निंग, है ना, इट डिपेंड्स अपॉन योर अर्निंग्स। तो ये बेसिकली ये बोला गया था कि इस जजमेंट के बाद ना एक तरीके से डेटरेंस है कि अगर आप वायलेंस करते हैं तो आपको जो मॉनेटरी लॉस है वो भी झेलना पड़ सकता है, आपको अपनी वाइफ को कंपनसेशन के तौर पे पैसे प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं, है ना। तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो स्टार्टिंग वाला फेज़ है, इस एक्ट का जो स्टार्टिंग वाला फेज़ है वो हमें ध्यान में रखना है। साथ में विद टाइम ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ है ये हमें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस तरीके से नई नई चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट या फिर बाय द डिफरेंट हाई कोर्ट्स, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। बट अब एक क्वेश्चन एक और बनता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के आने के बावजूद भी ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हैं कि इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस अभी तक रुका नहीं है, है ना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट है आपका द क्रिटिसिज्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। व्हाट आर द क्रिटिसिज्म, कि इतने साल हो गए हैं, अराउंड 16 ईयर्स बीत चुके हैं, फिर भी इतने ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केस इंडिया में क्यों आ रहे हैं, है ना। तो इस एक्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है इसमें जेंडर बायस्ड। जेंडर बायस्ड क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल्स हैं वो कंप्लेन कर सकती हैं अगेंस्ट दी अदर मेंबर्स, चाहे वो वुमेन है चाहे वो अडल्ट मेल है। तो इसमें जो मेल हैं दे कैन नॉट कंप्लेन अगेंस्ट दी वाइफ, men cannot complain against their wives। तो इट इज़ नॉट अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट। अगर आप वायलेंस की बात करते हो ना तो वायलेंस कभी एक तरफा नहीं होती, वायलेंस कैन बी टू साइडेड। अगर जो मेल है वो फीमेल के खिलाफ वायलेंस कर रहा है तो उल्टा केस भी पॉसिबल है। तो इसीलिए अगर आप वायलेंस को रोकने की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको ये जो एक्ट है इट शुड बी द जेंडर न्यूट्रल एक्ट, नॉट जेंडर बायस्ड एक्ट। तो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस एक्ट। सेकेंड, एक तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स कि ये एक्ट इतना ज़्यादा मिसयूज़ क्यों हो रहा है, बिकॉज जो ये वर्बल अब्यूज़ है या फिर मेंटल हैरेसमेंट है, दे आर ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। आप इनको किस तरीके से प्रूव करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, इन सब के लिए बहुत बड़ी रेंज है। तो इसीलिए वर्बल अब्यूज़ को या फिर मेंटल हैरेसमेंट को प्रूव कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जो फीमेल्स हैं कई बार ऐसा देखा गया है कि ये इस एक्ट को मिसयूज़ करती हैं टू हैव द रिवेंज फ्रॉम देयर पार्टनर्स। तो एक मिसयूज़ का जो पावर है ये भी इसको एक लिमिटेड एक एक्ट बना देता है कि इसका जो प्रॉपर क्रक्स था, जो प्रॉपर इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें विमेन की एम्पावरमेंट करनी है, डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। एक तो ये है। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़। हम लोगों ने इतने सारे एक्ट बना दिए हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, 498A ऑफ IPC, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, बट स्टिल इनकी जो एक अवेयरनेस है इन दी माइंड्स ऑफ पीपल वो अभी तक गई नहीं है। और आधे लोगों को पता ही नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नाम से कोई एक्ट भी है, और जिनको पता है वो बड़ा हिचकिचाते हैं कि अपने हस्बैंड के खिलाफ हमें जो है आवाज़ उठानी पड़ेगी, है ना, सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जो फीमेल्स हैं आधी बार तो खुद ही कंप्लेन करने से रुक जाती हैं, एंड दैट इज़ दी लैक ऑफ अवेयरनेस। और जो रुक जाना है बेसिकली दैट इज़ दी पेट्रियार्की, कि अगर आप अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं तो यू हैव नो वेयर टू गो। तो इसीलिए वो नहीं कंप्लेन करते। फिर है इनसेंसिटिविटी ऑफ मेल पुलिस ऑफिसर्स, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ड्यूरिंग हेयरिंग। कई सारे जो पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनकी थोड़ी सी कमी है, इसीलिए जब फीमेल अपनी कंप्लेन दाखिल करवाने जाती है तो कई सारे मेल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव तरीके से उनसे बात करते हैं,
है ना, उनको मोटिवेट नहीं करते हैं, उनका हौसला नहीं बताते हैं कि हम आपके साथ हैं बेसिकली। तो ये सारी जो इनसेंसिटिविटीज़ हैं ये भी कहीं ना कहीं फीमेल को कंप्लेन करने से रोक देती हैं। जब हियरिंग्स होते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं वो बड़े अजीब से क्वेश्चंस पूछते हैं जिनसे हल्का सा इनसेंसिटिविटी की झलक आती है। इसीलिए पूरी की पूरी एम्बैरेसमेंट्स को दूर रखने के लिए ही फीमेल्स कंप्लेंट फाइल नहीं करती। फिर है आपका एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम फॉर विक्टिम वुमेन, कि आप केस करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं है केस करते कैसे हैं, उसके लिए आपको पैसे चाहिए, आपको लॉयर हायर करना है, आपको फैमिली का इमोशनल सपोर्ट चाहिए था कि ऐसे ऐसे ज़िंदगियों में चीज़ें चल रही हैं तो आप हमारा साथ दो। तो वो सपोर्ट सिस्टम जो है विक्टिम वुमेन के पास वो नहीं होता है, इसीलिए कई बार इस एक्ट के प्रोविजंस भी कोई काम नहीं आते। जैसे फिर आपका एक्सक्लूड्स मैरिटल रेप, ये सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है इस एक्ट की कि जहाँ पर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम मैरिटल रेप को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको इग्नोर करना इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशंस ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मैरिटल रेप जो है इंडिया में अभी तक एज अ कंसेप्ट इमर्ज आउट नहीं हुआ है। मैरिटल रेप का कंसेप्ट हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं कर पाते हैं, ना तो इसके खिलाफ कोई लॉ है। तो हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैरिटल रेप का स्टेटस इंडिया में क्या है, व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ मैरिटल रेप्स एंड व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज, और वेदर देयर शुड बी अ लॉ अगेंस्ट द मैरिटल रेप और नॉट, और अगर लॉ आ गया तो उससे फ़ायदे क्या होंगे और उससे नुकसान क्या होंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। ये हम करेंगे अगले वाले सेशंस में। एक और है इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कि देयर इज़ दी इनसफिशिएंट बजटरी एलोकेशन टू स्टेट्स। जैसे हमने ये देखा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हु विल इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। बट क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकें, इसीलिए ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत दूर चली जाती हैं। तो वन ऑफ दी अदर लिमिटेशंस कि स्टेट्स के पास पैसा नहीं है टू अपॉइंट दी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को हल्का सा कमज़ोर बना देती हैं और जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था उसको कहीं ना कहीं हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए देख लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है आपके पास, एक्सप्लेन वेरियस प्रोविजंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एंड व्हाट आर दी वेरियस इश्यूज इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एक्ट क्या है, ये क्यों आया था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था और अल्टीमेटली इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए, आपको टॉपिक अगर क्लियर है तो फिर आप उसके ऊपर चीज़ें लिख सकते हैं, है ना। सीधा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें एक्सप्लेन वेरियस प्रोविजंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो आप क्या लिखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन में कि यस इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस बहुत ज़्यादा आए हैं, और जो खास के कोरोना के टाइम पर भी यूएन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी जिसमें ये बताया था कि जैसे ही चीज़ें वर्क फ्रॉम होम चली हैं कोरोना की वजह से, वैसे ही इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज़ में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थोड़े से ज़्यादा आने लग गए हैं, है ना। और इसी को रोकने के लिए इंडिया की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी काफ़ी सालों पहले इम्प्लीमेंट किया गया था, बिकॉज इट इज़ नाउ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी दैट women आर गेटिंग बीटन अप इन देयर हाउसेस, इवन द हाउसेज आर नॉट सेफ फॉर देम। तो इंट्रोडक्शन आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसकी। फिर बॉडी में आप आएंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे, वेरियस प्रोविजंस, जो हम लोगों ने प्रोविजंस डिस्कस करे कि इट इज़ अ सिविल लॉ, मेंटेनेंस का राइट देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन किया हुआ है, पनिशमेंट्स क्या क्या प्रोविजंस हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के क्या प्रोविजंस हैं, ये आप सारे लिखेंगे। एंड फिर लास्ट में व्हाट आर द वेरियस इश्यूज इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, ये हमने भी डिस्कस किया डिटेल में। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वे फॉरवर्ड, कि क्या चीज़ें और हो सकती हैं जिनकी वजह से आप इस एक्ट को ढंग से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। जैसे यू कैन लिमिट द मिसयूज़ ऑफ दिस एक्ट, कि जितने भी मिसयूज़ हो रहे हैं इस एक्ट के उसको लिमिट करने के लिए आप एक कमेटीज़ वगैरह बैठाएं
जो फॉल्स केसेस हैं उन केसेस में जो फीमेल्स हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी आप बैठाएं, है ना। एक्ट अगेंस्ट दी फॉल्स कंप्लेंट्स, एक्ट्स अगेंस्ट दी फॉल्स कंप्लेंट्स, मेक दिस लॉ अ जेंडर न्यूट्रल। मैरिटल रेप का जो भी एक इशू है वो इसमें आप इंक्लूड करो। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट को ढंग से इम्प्लीमेंट करो। तो ये सारी जो चीज़ें लिमिटेशंस हैं, अगर आप उनको ढंग से कर देंगे तो फिर वो आपका वे फॉरवर्ड बन जाएंगे, है ना। तो हल्का सा आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ज़्यादातर ये ही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि क्या आप कहना चाहते हैं, बॉडी में आप चीज़ें कह रहे हैं, और कंक्लूजन में और क्या हो सकता था ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस पर अगर आएगा तो यू वुड बी एबल टू राइट दैट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज करेंगे अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखो, पहले हम ये पॉलिसी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस पॉलिसी में से बन सकते हैं और आपको उनको कैसे कैसे टैकल करना है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर कोई भी क्वेश्चन आए तो हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा उस पर, और इंट्रोडक्शन लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनईपी लेकर आने का जो बेसिक रीज़न था वो क्या था, व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया में, अगर हम बात करें चाहे प्राइमरी एजुकेशन की, चाहे सेकेंडरी, चाहे हायर एजुकेशन, इन तीनों में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लकुनास ज़रूर हैं, लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए इन तीनों सेक्टर्स की इन लकुनास को पूरा करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात की है। और साथ में इंडिया ने जो एसडीजी हैं, एसडीजी गोल 4 जो है आपका, जो ये कहता है कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, इट शुड बी इक्विटेबल, इट शुड बी इंक्लूसिव, वो सबको मिलेगी। और इसी वजह से इंडिया ने ये 2030 तक अचीव करना है टारगेट, और इसको अचीव करने के लिए आपने ये एनईपी लॉन्च करी है ना। तो इंडिया का एनईपी लॉन्च करने का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि एक तो हम लोगों को एसडीजी 4 अचीव करना है, और साथ में जितने भी एजुकेशन के आपके सेक्टर्स हैं, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, चाहे टर्शरी या हायर एजुकेशन, इन सभी में जो जो लिमिटेशंस हैं, लकुनाज हैं, उनको फिल करने के लिए हमें ये पॉलिसी लेकर आनी पड़नी थी। और इसके आने के बाद क्या होगा, दिस पॉलिसी प्रपोजेस द रिविजन एंड रिवैम्पिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स। जितना भी आपका एजुकेशन का स्ट्रक्चर है ना पूरे इंडिया में, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर, इन सभी को ये पूरी तरीके से रिवैम्प कर देगा, पूरी तरीके से रेनोवेट कर देगा, जिसकी वजह से जितना भी ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने अचीव नहीं किया है पिछले सालों में, वो हम लोग अब अगले आने वाले 20 या 30 सालों में अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो दिस कैन बी द इंट्रोडक्शन ऑफ योर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कोई भी क्वेश्चन, है ना। क्योंकि इंट्रोडक्शन तो आपको ऐसे ही लिखना है बेसिकली कि वाई एनईपी केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे कि क्या प्रोविजंस हैं, है ना, एक्सेट्रा, वो हम क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो एनईपी ने ना कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि आपके स्कूल एजुकेशंस के रिगार्डिंग बताए हैं। अब स्कूल एजुकेशन के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं उनको जानने से पहले आपको हल्का सा ये आइडिया होना चाहिए कि इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन को लेकर कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमें डील करने हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, जैसे फॉर एग्जांपल लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब होता है जहाँ पर आप बुक्स की बात करते हैं, जहाँ पर आप स्कूल बिल्डिंग्स की बात करते हैं, जहाँ पर आप टॉयलेट फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, है ना। और साथ में जब आप अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स की बात भी कर रहे हैं, टीचर्स भी हैं, और साथ में जब टीचर्स क्वालिफाइड भी हैं, then they are also your infrastructural, they are also your infrastructure। तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर आप हार्ड की बात करें, जहाँ पर हम स्कूल बिल्डिंग, बुक्स या फिर टॉयलेट फैसिलिटीज़ इनकी बात करते हैं, और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्वालिफाइड टीचर्स की बात करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की ही कमी है, चाहे हम रूरल एरियाज़ की बात कर लें, चाहे हम अर्बन एरियाज़ की बात कर लें।
तो वन ऑफ द इशू, लैक ऑफ टीचर्स बोथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी। टीचर्स का नंबर भी कम है और उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो भी कम है। अगर हम देखें कि देर आर डिफरेंट स्कूल्स विच आर कॉल्ड दी सिंगल टीचर स्कूल। पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है, दैट इज दी सिंगल टीचर स्कूल, और कोई है ही नहीं वहाँ पर। हर सब्जेक्ट वही पढ़ा रहे हैं, या जो चाहे हिस्ट्री है, चाहे साइंस है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे कुछ भी है, सब कुछ वही पढ़ा रहे हैं। तो इससे बेसिकली होता क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ टीचर डिक्रीजेस, और साथ में जो बच्चों का लर्निंग आउटकम है वो भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। एक तो वन ऑफ द रीज़न। सेकेंड है फिर आपका लर्निंग आउटकम आर नॉट सो गुड। जो बच्चे हर रोज़ क्लास में आ भी रहे हैं, अगर हम देखें कि उन्होंने सीखा क्या है एक्चुअली पिछले 2 या 3 सालों में, तो हम ये देखते हैं कि उनका जो रीडिंग की स्किल्स हैं, राइटिंग की स्किल्स हैं, डिवाइड करने की स्किल या फिर मल्टीप्लाई करने की स्किल, वो बहुत ज़्यादा खास नहीं है। जो 8th क्लास का बच्चा है, जो 5th क्लास का बच्चा है, वो भी ढंग से 3rd या 4th क्लास के बच्चे की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाता। अगर हम एडिशन की बात करें कि इन 2 चीज़ों को ऐड करना है, तो 8th या 5th क्लास का बच्चा वो नहीं कर पाता। और ये सब चीज़ें हम खुद नहीं कह रहे हैं, ये कहती है आपकी असर रिपोर्ट। तो ये जो असर रिपोर्ट है बेसिकली आपकी ये बता रही है कि इंडिया में जो बच्चे हैं अगर पढ़ भी रहे हैं रेगुलरली, तो उनका जो लर्निंग आउटकम है वो इतना अच्छा नहीं है। तो वन ऑफ द लिमिटेशंस। फिर है आपका लैक ऑफ प्रॉपर क्वालिफिकेशन ऑफ करिकुलम विद रिस्पेक्ट टू द डिज़ायर्ड एज ग्रुप्स। जो अलग अलग एज ग्रुप्स हैं, 1 to 5 है या फिर 5 to 10 है, 10 to 15 है, इन सारे एज ग्रुप्स के लिए जो एक करिकुलम है वो ढंग से सेट नहीं किया हुआ। इसीलिए एक लिमिटेशन है कि जब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर ना हर एक एज ग्रुप के लिए अलग से एक स्टेज बनाना जिसमें उनका लर्निंग आउटकम जो हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सके। तो उसको फिल करने के लिए NEP भी आई है। फिर है आपका लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स। जो पेरेंट्स हैं, खास करके जो आपका रूरल एरिया है, वहाँ पर इतने अवेयर नहीं है कि उन्हें बच्चों को स्कूल में भेजना है। उनके अकॉर्डिंग यही है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे सीख लेंगे आगे, इसीलिए उनको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना जो खर्चा पानी है, पूरा जीवन यापन है, वो जो हम काम कर रहे हैं, जो हम इनको सिखाएंगे, उससे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो पढ़ाने की इनको ज़रूरत नहीं है। तो देयर आर लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स। पहली बात तो बच्चों को वो स्कूल भेजते नहीं है, और अगर मान लो भेज भी रहे हैं तो बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है, कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, उस पर ध्यान नहीं देते, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो इलिटरेट, खास करके इन द रूरल एरियाज़। तो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस। लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। कई बार जो आपका एक पूरी जो NCERT है या फिर जो बुक है, उसमें कई बार हम देखते हैं कि देयर में बी द आइडियोलॉजिकल कलरेशन। एक जो प्रॉपर कम्युनिटी है, एक जो प्रॉपर रिलीजन या कास्ट है, उसी की जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से बुक्स में कंटेंट लिखा होता है। तो इसीलिए जो बच्चे की हॉलिस्टिक प्रिपरेशन है, हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी ग्रोथ है, वो नहीं हो पाती, है ना। तो इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन है। फिर है आपका लैक ऑफ एजुकेशन इन दी मदर टंग। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हिंदी इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते, इसीलिए वो स्कूल भी ड्रॉप आउट कर देते हैं कि जो लैंग्वेज है वही समझ में नहीं आ रही है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम जो मदर टंग है उसमें भी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, और ये भी एक चीज़ है जो कि NEP इसको इंश्योर करेगा, है ना। फिर है आपका लैक ऑफ प्री स्कूल ट्रेनिंग। स्कूल में आने से पहले जो आपका ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है वो भी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। कई सारे जो बच्चे हैं जो सीधा 1st क्लास में ही आते हैं, जो प्ले स्टेज वाला टाइम है वो नहीं जा पाते उसमें, है ना, बिकॉज पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड दैट फैसिलिटीज़। तो वो भी एक है लैक ऑफ प्री स्कूल ट्रेनिंग। एंड साथ में जो आपका RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो भी कोई चाइल्ड जिसकी एज 6 to 14 ईयर्स है उसको फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। बट कई बार ये भी है कि RTE के तहत ही आपका जो बच्चों की एज के हिसाब से उनको एनरोल किया जाता है कि आपकी एज जो है वो 9 ईयर हो गई है तो आपको सीधा 4th क्लास में एनरोल कर लेंगे।
आपकी एज 14 ईयर्स होगी तो आपको सीधा हम लोग 9th क्लास में एनरोल कर लेंगे। तो ये जो एनरोलमेंट की एज है ना, ये बेसिकली डिसाइडेड है आपका कि आपकी एज कितनी है एक्चुअली, है ना, किस क्लास में आप बेसिकली जाएंगे। तो ये सब वजह से भी जो बच्चे का लर्निंग आउटकम है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता। अगर आप किसी बच्चे को स्टार्टिंग वाले फेजेस में ही 4th या 5th क्लास में एंट्री करवा दोगे तो फिर जो पहले वाली चीज़ें हैं वो सारी तो गायब है। इसीलिए जो बच्चा है वो आगे वाली चीज़ें भी नहीं सीख पाएगा, है ना। तो इसीलिए जो एक लर्निंग आउटकम है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि आरटीई के तहत हम लोगों ने एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट की बात की हुई है ना। बच्चे के साल बचाने से मकसद नहीं है। बच्चे के साल बचाने के मकसद की बजाय हमारा मकसद है कि बच्चे को चीज़ें समझ में आए, चाहे वो 1-2 साल बाद लेट चीज़ें काम करना शुरू कर ले, लेकिन समझ में तो आए ना चीज़ें कम से कम उसको। तो यही सारी एक प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपका प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर फेस करता है, और इन्हीं को ही काउंटर करने के लिए सरकार की तरफ से जो एनईपी आया है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोविजंस हमने देखे हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि भाई एनईपी में ये जो डिफरेंट लिमिटेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए किस तरीके से एनईपी इसमें हेल्पफुल साबित होगा। जैसे पहले इसमें है आपका ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जैसे बेसिकली जितने भी बच्चे हैं जिनकी एज 3 to 6 ईयर्स हैं, उनमें सारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर नॉट कवर्ड अंडर दिस ECCE, जिसमें हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर की। जो बच्चे का बिल्कुल प्रिपरेटरी स्टेजेस हैं, 3 या 6 साल के बीच का जो बच्चा है ना, तो उसको हमें केयर बेसिकली ज़्यादा देनी पड़ेगी, और उसके लिए जो एजुकेशन उसको अगर हमें आगे देनी है तो उसके लिए हमें उसको वहीं पर प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट काफ़ी सारे बच्चे इसको नहीं एक्सेस कर पाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने एनईपी में टारगेट रख दिया है कि हम लोग ये यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करवाएंगे टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ 3 to 6 ईयर्स, which is the crucial stage for development of any mental faculties of a child, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक तो हमने जो प्ले स्टेज वाली टाइम है उसको अच्छे तरीके से जस्टिफाई करने के लिए एक ये ECCE का प्रोविज़न लेकर आया है। फिर है जिसमें अगर जो आपके रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो ये ECCE का कंसेप्ट है, ये इट विल बी डिलीवर्ड बाय द आंगनवाड़ीज़ एंड प्री स्कूल्स दैट विल हैव टीचर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स ट्रेंड इन द ECCE। क्योंकि अगर जो बेसिकली ECCE की पेडागोजी की जो स्किल बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो खुद भी तो पहले ट्रेन होने चाहिए। इसीलिए सरकार की तरफ से ये चीज़ें इंश्योर की गई हैं कि जितने भी आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स या फिर प्री स्कूल के टीचर्स हैं ना, पहले उनको ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वन ऑफ द प्रोविज़न ये है आपका। फिर है आपका इसमें नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय MHRD, जिसको हम लोग निपुण भारत प्रोग्राम भी कहते हैं। निपुण भारत प्रोग्राम बेसिकली क्या है, जहां पर सरकार की तरफ से ये चीज़ें डिसाइड की गई हैं कि 2025 तक हर एक बच्चा जिसने अपनी 3rd क्लास पास कर ली है उसको जो चीज़ें पढ़ने में, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, और जो न्यूमरेसी है, जो नंबर सिस्टम है, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, वो करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए, है ना। तो बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है उसको हमें अचीव करना है बाय 2025 सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी 3rd क्लास पास कर ली है। क्योंकि जैसे हमने असर रिपोर्ट की बात भी करी ना कि बहुत ज़्यादा लर्निंग आउटकम्स पुअर दिखाए जाते हैं, तो जो 5th क्लास का बच्चा है वो 2nd क्लास की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, 8th क्लास का जो बच्चा है वो 5th क्लास की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकता। तो इसीलिए ये इस गैप को फिल करने के लिए हम लोगों ने ये अलग से ही निपुण भारत प्रोग्राम बेसिकली चलाया है ना। और जो NEP में बेसिकली एक और चीज़ है जिसमें स्कूल करिकुलम को हमने पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चर कर दिया है। अब ये है आपका 5+3+3+4। जो फर्स्ट 5 ईयर्स होंगे आपके, दोज विल बी दी फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आपके जो 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी या प्री स्कूल्स होंगे, और जो आपका 2 साल है दैट विल बी द ग्रेड 1 and 2।
तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग पहले जो प्री स्कूल पर ध्यान नहीं देते थे, प्ले स्कूल पर ध्यान नहीं देते थे, अब हम लोग NEP के तहत उन पर भी ध्यान देना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट 5 years आर दी फाउंडेशनल स्टेज, नेक्स्ट 3 years आर दी प्रिपरेटरी स्टेज, जहाँ पर आपका क्लास 3, 4 एंड 5 बेसिकली आप कवर करेंगे। ये बेसिकली आपको प्रिपेयर कर रहा है कि जो आगे आने वाली एजुकेशन है उसके लिए जो आपका बेस है वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बना रहे। तो ये प्रिपेरेटरी स्टेज है। फिर आपका मिडिल स्टेज आती है 3 years की, जिसमें आपका 6th, 7th और 8th क्लास की हम बात कर रहे हैं। एंड लास्ट इज दी 4 years ऑफ हाई स्टेज, जिसमें आपका 9th, 10th, 11 और 12th क्लास, और एज जो बच्चे की है दैट इज 14 to 18। तो इसमें बेसिकली आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो रिस्ट्रक्चर किया गया है स्कूल के करिकुलम का, वो इस बेसिस पर किया गया है कि जो बच्चा जिस क्लास में है वो सारी चीज़ें उसमें सीखे और वो चीज़ें दूसरी क्लास में जो है इम्प्लीमेंट भी वो इजीली कर सके। तो यही मकसद है बेसिकली सारा का सारा। तो ये जो स्कूल करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया गया है दैट इज़ 5 + 3 + 3 + 4। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ NEP रिगार्डिंग द स्कूल एजुकेशन, तो सबसे पहले आप उसमें यही लिखेंगे कि हम लोगों ने स्कूल का जो करिकुलम है उसका ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। नाउ इट हैज़ बिकम दिस। ठीक है। फिर इसमें एक और चीज़ है स्कूल एजुकेशन में ही, फ्रीडम ऑफ चूजिंग ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना। आप किसी भी तरह कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, आप ह्यूमैनिटी के साथ साइंस ले सकते हैं, आप म्यूज़िक के साथ साइंस ले सकते हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एज इट इज़ करिकुलम सब्जेक्ट्स में भी ऐड करवा सकते हैं। तो देयर इज़ द वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन, जहाँ पर आप डिफरेंट आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ या साइंस या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ये भी चीज़ है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट, हमें पता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, कोडिंग्स हैं, जो डिफरेंट कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अब सीखने का ज़माना चल रहा है। तो इसीलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में बच्चे पीछे ना रह जाए, इसीलिए हम लोगों ने ये भी फोकस किया है कि वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द डिफरेंट कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स, ये भी हम करेंगे। फिर आपका वोकेशनल एजुकेशन, देखो इसमें 10 day बैगलेस पीरियड की बात की गई है कि पूरे साल में जो बच्चे हैं जो कि आपके 6th to 8th क्लास के हैं वो ये लगातार 3 साल जो है कम से कम 10 दिन तो बिना बैग के स्कूल में आएंगे, और उन दिनों में उनको हम क्या सिखाएंगे, बेसिकली ट्रेनिंग देंगे किसी भी चीज़ की, कि आपका वोकेशनल एजुकेशन जो है ना, जहाँ पॉटर्स, आर्टिस्ट या फिर कारपेंटर्स या गार्डनर्स, इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको ये बताएंगे कि एक्चुअली वो जो काम कर रहे हैं उसके आगे फ्यूचर में क्या स्कोप है। और अगर आप फ्यूचर उसमें नहीं बनाना भी चाह रहे हैं तो कम से कम आपको एक स्किल तो प्रोवाइड की जाए ना कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो आपको मल्टी स्किल बनाने के लिए ये जो कंसेप्ट्स हैं वो लेकर आए गए हैं कि वोकेशनल एजुकेशन भी आपको जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें ही हम लोग सिखाएंगे। ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। फिर है आपका नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख, ये इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब इसके ऊपर भी सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट इन ऑन परख 40 वर्ड्स में, 1 मार्क का क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए परख है क्या। बेसिकली ये एक ऐसी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि MHRD के अंडर आती है। पूरे स्कूल में किस तरीके का फ़ी स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके का सिलेबस होगा, कौन सी बुक्स लगाई जाएंगी, क्या क्या चीज़ें कम से कम बच्चों को इस क्लास तक आ जानी चाहिए, वो पूरे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे ये परख जो है ये बेसिकली एनालाइज करेगा और ये देखेगा कि अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो बच्चों का लर्निंग आउटकम है वो कितना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। फिर आपका होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड विथ 360 डिग्री। अब सिर्फ बच्चे का हम लोग जो पेपर में वो लिख कर आ रहा है सिर्फ उसके हिसाब से उसको मार्क्स नहीं दे रहे हैं, हम उसकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, उसने कितने यूथ फेस्टिवल्स में पार्ट लिया, उसने कितने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, उसके कितने मार्क्स आए, है ना, क्लास में वो कैसे और लोगों से बिहेव करता है या करती है, टीचर्स के साथ वो कैसा बिहेव करता है, इन सभी चीज़ों को लेकर आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, दैट इज़ दी 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड।
जिससे आपकी जितनी भी आपकी पर्सनालिटीज़ हैं कि आप जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, सोचने समझने की शक्ति आप में कितनी है ना, आपका जो बिहेवियरल एनालिसिस है वो किया जाएगा। तो ये भी एक बच्चे की पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए एक स्टेप है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे काफ़ी चर्चा हुई थी कि जो बेसिकली इंडिया में हम लोग इंग्लिश या हिंदी में एजुकेशन देते हैं, कई सारे बच्चों को वो समझ में नहीं आती। इसीलिए जो मदर टंग है उसका भी एक कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इसीलिए एनईपी में स्टेट्स को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई वो कम से कम जो 5th क्लास है ना, वहाँ तक तो मदर टंग में ही एजुकेशन प्रोवाइड करें, और हो सके तो बियॉन्ड 5 to 8th क्लास जो है वो भी आप उनको मदर टंग में ही प्रोवाइड करें, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं तो 5वीं क्लास तक तो कम से कम आपको उनको मदर टंग में ही पढ़ाना है। इफ़ दे ऑप्ट, अगर उनको हिंदी इंग्लिश समझ में आती है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आती है तो फिर आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर आपका हम डिफरेंट काइंड ऑफ फंड सेटअप करने जा रहे हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड हम सेटअप करेंगे, जहाँ पर जो भी फीमेल या आपके जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते अपनी एजुकेशन को, उनको हम ये फंड के थ्रू पैसे प्रोवाइड करेंगे और अल्टीमेटली दे कैन नाउ अफोर्ड देयर एजुकेशन। तो खास करके किसके लिए है आपका ये, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स के लिए। फिर नेक्स्ट आपका स्पेशल एजुकेशन जोन्स, SEZs, है ना। स्पेशल एजुकेशन जोन्स क्या होते हैं, बेसिकली एक ऐसे एरियाज़ जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा पुअर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ऐसे एरियाज़ में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम लोग ना SEZs को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं कि ऐसी पॉपुलेशंस के एरियाज़ में जहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं पहुँची है, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, ताकि वहाँ पर जो बच्चों का एजुकेशन लेवल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करे और वो भी मेन स्ट्रीम का पार्ट बनकर जॉब्स में अप्लाई करने के लिए काबिल बन जाए। तो ये सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड इम्पॉर्टेंट है, और आपका स्पेशल एजुकेशन जोन्स भी इम्पॉर्टेंट है, खास करके ऐसे एरियाज़ जो कि इकोनॉमिकली या फिर सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, है ना। खास करके अगर ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ट्राइबल्स काफ़ी लोग रहते हैं, है ना, जो SC पॉपुलेशन है वो काफ़ी रहती है, विमेन हैं वो काफ़ी हैं, डिसेबल्ड हैं वो काफ़ी हैं, तो ऐसी पॉपुलेशन के लिए आप लोगों को एक एरिया जो है वो SEZ घोषित करना पड़ेगा, ताकि इनको भी आप बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें, है ना। नेक्स्ट है फिर इसमें आपका कि 2030 तक ये एम है कि हम लोग 100% GER इज़ दी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, इसको हम लोग अचीव कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है आपका बाय 2030 जो टीचर बनने की जो क्वालिफ़िकेशन है, द मिनिमम डिग्री क्वालिफ़िकेशन फॉर टीचिंग, वो हम क्या करने जा रहे हैं, 4 ईयर की इंटीग्रेटेड BEd डिग्री, है ना। जैसे BSc BEd, BA BEd, तो जो नॉर्मल अभी BEd है वो 2 साल की है, तो अभी अगर आप बैचलर के साथ ही BEd कर लेते हैं तो फिर आपको वो 4 साल का कोर्स पड़ता है, और अगर आपको टीचर बनना है तो फिर आपको ये 4 ईयर का BEd का जो डिग्री है वो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज BEd में आपको सिखाते ही इस तरीके से है ना कि आपको चीज़ें पढ़ानी कैसे हैं, है ना, कैसे बच्चों से इंटरेक्ट करना है, कैसे बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को आपको इंश्योर करवाना है कि उनको चीज़ें समझ में आए अच्छे तरीके से। तो वो भी एक बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी है। फिर है आपके सेटिंग अप ऑफ नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग विद अ लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर और रिटायर्ड फैकल्टी। एक ही आपका नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग है ना। इस मिशन में बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि जो ऑलरेडी आपके रिटायर्ड फैकल्टीज़ हैं या फिर जो है सीनियर फैकल्टीज़ हैं, वो अपना जितना भी एक्सपीरियंस है ना वो बच्चों के साथ शेयर करें, और जो बाकी टीचर्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि उनके एक्सपीरियंस से हम लोग चीज़ें सीख सकें कि हमें चीज़ें किस तरीके से इम्प्रूव करनी है ना। तो दैट इज़ दी पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सीनियर एंड रिटायर्ड फैकल्टीज़ विद दी डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो ये भी एक चीज़ है जो कि आपका NEP में ध्यान में रखना है आपने।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हैं आपकी स्कूल एजुकेशन के रिगार्डिंग। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द बेसिक प्रोविजंस विच आर इन द NEP रिगार्डिंग द स्कूल एजुकेशन, तो आपने सारी चीज़ें ये वाली लिखनी है। और क्योंकि क्वेश्चन जो है पॉलिसीज़ पर ज़्यादा आया है, तो जो NEP है वो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है बहुत इजीली बन सकता है, एक्सपेक्टेड भी है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। तो आप किस तरीके से इसके पॉइंट्स याद करेंगे वो ज़रूरी है, और आपने ये चीज़ें लिखनी है रिगार्डिंग द स्कूल एजुकेशन। ऐसे ही आपका हायर एजुकेशन के लिए भी कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस इन NEP फॉर हायर एजुकेशन। जैसे आप लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन के लिए पहले इश्यूज़ लिखे थे, वैसे ही अब हायर एजुकेशन के लिए भी इश्यूज़ हैं, है ना, कॉलेज एजुकेशन के लिए, कि इंडिया में जो कॉलेज एजुकेशन है वो इतनी अच्छी क्यों नहीं है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज़, लिमिटेशंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉलेज एजुकेशन। तो वो सारी चीज़ें भी हमें करनी है। फर्स्ट है, जैसे इसमें देखो, सिवियरली फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशनल इकोसिस्टम। जो स्कूल्स हैं वो तो मेनली आपको हर जगह मिल जाएंगे, रूरल में मिल जाएंगे, अर्बन में मिल जाएंगे, बट जो आपकी कॉलेजेस हैं ना ये आपको बहुत कम जगहों पर मिलते हैं, और ख़ास करके आपके जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर कॉलेजेस ज़्यादा हैं। इसीलिए जो एजुकेशनल सेक्टर है ना हायर एजुकेशन का, वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा। एक जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत कॉलेजेस हैं, एक जगह है जहाँ पर बिल्कुल ही कॉलेज नहीं है, तो दैट इम्पैक्ट्स द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसीलिए जो बच्चा 12th के बाद किसी कॉलेज में जाना चाह रहा था बट अब उसके एरिया में वो अवेलेबल ही नहीं है कॉलेज, तो फिर उसकी जो एजुकेशन है वो रुक जाएगी, है ना। तो फर्स्ट इशू ये है इसके साथ। लेस एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। देयर इज़ अ रिपोर्ट कि जितने भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं दे मोर फोकस ऑन द थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट पर वो ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए जो इंजीनियर्स अपनी पूरी इंजीनियरिंग डिग्री पूरी करके निकलते हैं दे आर नॉट स्किल्ड। अगर कोई सिविल इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, तो उनके पास वो स्किल ही नहीं है जो कि उनके पास होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने 4 साल की डिग्री पूरी करी है अपनी। तो बेसिकली कॉलेज में जो है थ्योरेटिकल पर ज़्यादा फोकस है, और आपके जो लर्निंग आउटकम्स है, जो कॉग्निटिव स्किल्स है, उनके ऊपर फोकस है नहीं। तो इसीलिए ये भी एक तरीके की आपका इशू है। फिर आपका रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन्स, कि कॉलेज में आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस ही पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ सकते। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो बेसिकली एक स्पेशलाइजेशन है वो ज़रूरी है, दैट इज़ अग्रीएबल, बट कहीं ना कहीं जो एक पूरी तरीके से होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है ना चीज़ों की, ये तभी आती है जब यू स्टडी मोर सब्जेक्ट्स, जब आपका जो स्टडी का जो स्कोप है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए जो हमारे कॉलेज एजुकेशन है उसमें रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन्स की वजह से, कि साइंस, ह्यूमैनिटीज़, आपका कॉमर्स जो भी हैं सारे के सारे, वो इतना रिजिड है कि सारा एक तरीके से कंपार्टमेंटलाइज हो गई चीज़ें। तो जब तक हम उनको इंटरमिक्स नहीं करेंगे तब तक चीज़ें ढंग से साबित नहीं हो पाएंगी। तो एक तो ये इशू है। फिर है आपका लिमिटेड एक्सेस पर्टिकुलरली सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज्ड एरियाज़। जैसा कि हमने देखा कि जो कॉलेज का एक्सेसिबिलिटी है वो मेनली अर्बन एरियाज़ में है, और जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते वो एजुकेशन, क्योंकि एक तो महंगी भी है ना। तो महंगी होने की वजह से, दूर होने की वजह से भी जो आपके सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं वो एजुकेशन नहीं अपनी पूरी कर पाते। वन ऑफ द लिमिटेशंस, लिमिटेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। पहली बात तो जो टीचर्स हैं उनको भी ऑटोनॉमी नहीं है कि वो जिस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, जिस तरीके से बच्चों की ग्रोथ करना चाहते हैं, है ना, वो उनको चीज़ें नहीं अग्री करवाई जाती, क्योंकि मेनली फोकस होता है कि सिलेबस पूरा किया जाए, है ना। मार्क्स लेने हैं, पेपर देने हैं, तो सिलेबस आप बेसिकली जल्दी जल्दी पूरा करवा दें। तो ये जो ऑटोनॉमी है, चाहे आपकी टीचर्स की ऑटोनॉमी हो, चाहे आपके इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी हो, है ना, जहाँ पर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज के भी ऊपर से ही आप कह लो कि रेगुलेशंस हैं कि आपको जो सिलेबस है वो इतनी जल्दी ख़त्म करवाना है, पेपर आपको इस डेट से शुरू करवाने हैं। तो ये सारी जो एक लिमिटेशंस हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के जो एक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करवा देती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है हायर एजुकेशन की। फिर है आपका इनएडिक्वेट मैकेनिज्म फॉर मेरिट बेस्ड करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ
फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल लीडर्स। लीडर्स की बजाय आप यहाँ लिखेंगे टीचर्स, है ना। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर्स हैं ना उनको बहुत कम पे किया जाता है, खास करके इन दी हायर एजुकेशन। तो इसीलिए उनके पास एक जो मोटिवेशन है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को चीज़ें सिखाएं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। इसीलिए जो एक टीचर है उसकी मेरिट के हिसाब से अगर आप उसको पे नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी लाइफ में आगे ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, और इसी वजह से जो बच्चे हैं वो भी आगे सफ़र करते हैं। फिर है आपका लेसर एम्फेसिस ऑन रिसर्च एट मोस्ट यूनिवर्सिटीज़। जो मेनली यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च के लिए बनाई गई हैं उनमें रिसर्च के लिए पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, साथ में जो है फंडिंग नहीं आई है सरकार की तरफ से, और अगर ये सब चीज़ें आई भी हैं तो फिर बहुत कम फोकस भी रिसर्च पर, कि कोई ऊपर से डायरेक्शंस तो है नहीं कि आपको करना ही करना है ये। तो रिसर्च के लिए हल्का सा कम फंडिंग है, कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम ही अवेयरनेस है, तो वो सारी चीज़ें भी हैम्पर करती हैं। एट लास्ट सब ऑप्टिमल गवर्नेंस एंड इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम। जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो बेसिकली इतना अच्छा इफ़ेक्टिव नहीं है कि ये इस तरीके से रेगुलेट करे कि जो इम्प्लीमेंटेशनल स्ट्रैटेजीज़ हम लोगों ने बनाई थी वो सक्सेसफुल हो पाए। तो रेगुलेशन, मॉनिटरिंग और जो ऊपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा खास नहीं है। इसी वजह से जो कॉलेजेस हैं वो जिस तरीके से काम करना चाहते हैं उस तरीके से काम करते चले जा रहे हैं, है ना। लास्ट है आपका लो स्टैंडर्ड्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर वही बात है कि थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो टीचर्स हैं वो इतने अवेलेबल नहीं हैं, इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, तो जो एक आपका स्टैंडर्ड है ना एजुकेशन का वो बहुत ज़्यादा ही लो है, खास करके इन दी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। और पोस्ट ग्रेजुएट में भी रिसर्च पर फोकस कम है ना। तो कई सारी चीज़ें हैं, हम लोग अभी स्टेज पर हैं कि हम लोग सारे अपने कॉलेजेस पूरे करके बैठे हुए हैं। तो आपको अगर इन चीज़ों में से नहीं भी चीज़ें समझ में आई हैं तो भी आपको ये तो पता ही है ना कि हमारे कॉलेजेस में, हमारे पूरे यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी कमियां थी, है ना। हम किस तरीके से और अच्छा पढ़ सकते थे चीज़ें, और जिस तरीके से समझ आती है अगर ये सब चीज़ें हो जाती तो, है ना। वही टीचर्स की अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाती तो टीचर्स की क्वालिफिकेशंस अच्छी होती, टीचर्स के पास मोटिवेशन होती बच्चों को पढ़ाने के लिए क्योंकि उनको पैसे अच्छे मिल रहे होते, साथ में जो रिसर्च है उसके लिए लैब्स बन रखी होती, फंडिंग आती सरकार की तरफ से कि आपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे करवाने हैं बच्चों से, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता, लैब्स वगैरह होती, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिकलिटी पर फोकस ज़्यादा होता, रिसर्च पर फोकस ज़्यादा होता, थ्योरेटिकल पर इतना फोकस नहीं होता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको पता है ऑलरेडी क्योंकि आप अपना कॉलेज पूरा करके आए हुए हैं। और इसी चीज़ों को पूरा करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए NEP में कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इंश्योर करवाई गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है इसमें, जैसे प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक हमारा टारगेट था कि हम लोगों को 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पूरा 100% करना है। वैसे ही अगर हम बात करें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन दी हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग दी वोकेशनल एजुकेशन, ये हमें बढ़ानी है 26.3% टू 50% बाय 2035। ठीक बात है, वहाँ पर आपका 100% था, यहाँ पर आपका 50% है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है क्या, ये आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जितने भी आपके हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको इन लोगों ने ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया है। जैसे फर्स्ट है आपकी रिसर्च यूनिवर्सिटी, जहाँ पर जो पूरा फोकस है वो किस पर होगा, रिसर्च पर होगा, नाम से ही क्लियर है। फिर आपकी टीचिंग यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर रिसर्च पर भी फोकस होगा और टीचिंग पर भी फोकस होगा, तो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकलिटी दोनों पर फोकस है। नेक्स्ट है आपका ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस जो कि डिग्री ग्रांट करने के लिए एलिजिबल हैं, वहाँ पर फोकस कहाँ होगा, फोकस ऑन दी टीचिंग, एक्सक्लूसिव फोकस ऑन टीचिंग। तो कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर टीचिंग पर फोकस होगा, कई ऐसे हैं जहाँ पर टीचिंग प्लस रिसर्च दोनों पर फोकस होगा, और जो आपके रिसर्च वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर मेनली आपका रिसर्च पर ही फोकस होगा।
ठीक बात है। तो जैसे हम लोगों ने स्कूल्स वाला 5+3+3+4 में डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था, वैसे ही हम लोगों ने डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं वो आपका रिसर्च, टीचिंग एंड ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, इसमें हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में और क्या चीज़ें हैं कि जितने भी कॉलेजेस हैं ना आपके, जो नॉर्मल अभी कॉलेजेस हैं, वो धीरे धीरे करके ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये किस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, इन दी ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। और यही फोकस है हमारा कि हर जो कॉलेज है ना वो बेसिकली अपनी डिग्रीज खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, खुद ही रेगुलेट करे, खुद ही चीज़ों को मॉनिटर करे। ज़्यादातर रेगुलेशन जो है वो सरकार की तरफ से हमें ना बिठानी पड़े। इससे जो है एफिशिएंसी वो भी बढ़ेगी ऑफ कॉलेजेस। फिर है आपका बाय 2040 तक हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम क्या बना देंगे, वी विल मेक देम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर आपको हर तरीके की पढ़ाई करवाई जाएगी, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे वो आपका साइंस है, चाहे कॉमर्स है, चाहे फिर और कोई भी आगे ब्रांच है। ऐसा ना हो कि ये जो कॉलेज है वो सिर्फ इसके लिए ही है, ये कॉलेज सिर्फ इसके लिए ही है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने का भी एक फोकस है बाय 2040, है ना। इससे होगा क्या, वही जो हमने बात करी थी कि जितने भी आपका चीज़ें हैं वो कंपार्टमेंटलाइज्ड हैं, तो इससे ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं टूट जाएंगी। तो कंपार्टमेंटलाइज को तोड़ने के लिए हम लोगों ने ये प्रोविज़न एनईपी में लेकर आया है। और साथ में इसने ये बोला है कि जो हर डिस्ट्रिक्ट है ना, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 2030 तक कम से कम जो एक लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उसको इस्टेब्लिश करेंगे ही करेंगे। ये भी हमारा एक टारगेट है। तो 2030 का टारगेट, 2040 का टारगेट, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में देयर वाज एन ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। देखो होता क्या है ना बेसिकली कि मान लो भी आपने 2 साल तक पढ़ाई करी, बट फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपके जो कुछ इश्यूज़ हो गए, आपने डिग्री छोड़ दी अपनी बीच में। तो जब आप अपनी डिग्री वापस पूरी करने के लिए आएंगे, अगर आपको 5 या 6 या 10 साल हो गए हैं, तो फिर आपको दोबारा चीज़ें शुरू करनी पड़ती हैं, बिकॉज देयर इज़ अ टाइम लाइन है कि आप कितनी देर में अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। जो ABC है ना आपका, ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये एक ऐसा बैंक है बेसिकली जहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, और जब भी आप दोबारा अपनी डिग्री पूरी करने आएंगे उन्हीं जगहों से आप अपनी चीज़ें शुरू कर सकते हैं। एक तो ये इसका फोकस है कि जो बच्चों की पढ़ाई है वो ना रुके, जितनी कम से कम पढ़ाई कर रखी है वो तो दोबारा से कंटिन्यू हम लोग कर सकें, वो पहले वाली चीज़ें दोबारा ना पढ़नी पड़े। साथ में ये भी है कि अगर आपने अपना कॉलेज शिफ्ट करना है तो पहले अगर कॉलेज में आपने 2 साल लगाए हैं, फिर आपने दूसरे वाले में जाकर दूसरा साल लगाना है, तो फिर पहले वाले कॉलेज में जितनी भी चीज़ें आपने सीखी थी वो सब चीज़ें जो हैं एज ए क्रेडिट आपके इस जो पोर्टल है, जो आपका पूरा जो आइडेंटिफिकेशन है, जो ID है, उसके अंदर ये लोग इसको पुट कर देते हैं कि भाई इस पर्सन ने 2 साल में ये चीज़ें पढ़ाई करी हैं, तो इसके हिसाब से इसका जो क्रेडिट है वो इतना पॉइंट्स हो गए हैं, ताकि बच्चे को अपना जो ट्रांसफ़र है ना, फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर कॉलेज, इसमें दिक्कत ना आए, है ना। क्योंकि हर जगह तो बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा, जो चीज़ें सीखी हैं वो आपका क्रेडिट एज इट इज़ इसमें इंश्योर करवा दिया जाएगा। और फिर आगे आप जो स्टडी करना चाहते हैं, आपने तीसरा साल कहीं और लगाया, बट फिर 4th साल आपने कहीं और फिर लगाना है, तो पहले 2 साल वाले क्रेडिट भी, फिर अगले तीसरे साल वाले क्रेडिट भी, इन तीनों को मिला के आप 4th साल में किसी और कॉलेज में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो मेनली फोकस है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का, इट इज़ टू एस्टैब्लिश दी digitally storing academic credits earned from different HEIs so that these can be transferred and counted towards final degree earned, है ना। तो वही फोकस है कि एक तो आपका जो ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर कॉलेज, ये इंश्योर किया जा सके, और साथ में जितनी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, आप दोबारा जब कंटिन्यू करने के लिए आएंगे तो पहले से पढ़ी हुई चीज़ें आपको दोबारा रिपीट ना करनी पड़े। तो ये बेसिकली फोकस है आपका ABC का, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का, ये भी इसमें लेकर आया गया है NEP में। फिर आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया,
HECI, इसको इस्टेब्लिश करने की बात बहुत सालों से चल रही है। अब इसको हम लोग बेसिकली इम्प्लीमेंट कर देंगे। नाम से ही क्लियर है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसी कमीशन जो इंडिया में पूरी हायर एजुकेशन को इंश्योर करवाने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, है ना। और जो डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, उसके डिफरेंट वर्टिकल्स करेंगे। जैसे जो आपका रेगुलेशन वाला पार्ट है वो करा जाएगा बाय नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये HECI का ही पार्ट है। जो स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा फॉर द हायर एजुकेशन, दैट वुड बी डन बाय द जनरल एजुकेशन काउंसिल। जो आपका फंडिंग का काम है, दैट वुड बी डन बाय द हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, HEGC। और जो एक्रेडिटेशन का फंक्शन है कि कौन से कॉलेज को रैंक कितना देना है, ग्रेड A देना है, ग्रेड A+ देना है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, NAC, है ना। अगर आपको इन चारों के नाम नहीं भी याद रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल आप बोल सकते हैं कि जो NEP है उसमें हम लोगों ने HECI नाम करके एक बॉडी बनाई है जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस को अपने आप ही रेगुलेट करेगी। उसके लिए अलग अलग इसके 4 सब कमीशंस हैं, बट ये इसी के पार्ट हैं एक्चुअली। तो जितना भी हायर एजुकेशन का पूरा पैरामीटर्स हैं, दैट वुड बी डन बाय द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, है ना। तो ये एक फोकस है। साथ में एक ये चीज़ भी इसमें हायर एजुकेशन को लेकर कि जितनी भी इंडिया में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है ना, जिनके पास काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे रिसर्च फैकल्टीज़ हैं, अगर वो चाहें तो अपने जो कैंपसेस हैं वो बाहर देशों में भी इस्टेब्लिश कर सकती है, क्योंकि उनका इंडिया में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और ऐसे ही जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इंडिया में आके अपने कैंपसेस को इस्टेब्लिश कर सकती हैं, ताकि एक ये जो बिटवीन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल फैकल्टीज़ हैं, इनके बीच की जो इंटरेक्शन है ना, इट कुड बी पॉसिबल। इंटरेक्शन अमंग इंटरनेशनल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो ये भी बेसिकली इंश्योर किया जा सके। तो इसीलिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को अपने कैंपसेस बाहर सेटअप करने के लिए परमिशन दी जाएगी। काफ़ी उनको सपोर्ट भी किया जाएगा, फंडिंग वाइज भी सपोर्ट किया जाएगा, और जो बाहर वाली हैं वो भी इंडिया में आके अपना कैंपस को इस्टेब्लिश कर सकती है। तो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ हायर एजुकेशन। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है NEP का आपका, कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस फॉर द स्कूल एजुकेशन इन इंडिया इन द NEP, एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस फॉर द हायर एजुकेशन इन द NEP इन इंडिया। तो ये जो 2 भी क्वेश्चंस आएंगे तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इश्यूज आ जाएं रिगार्डिंग दी प्राइमरी एजुकेशन तो आपको पता है किस तरीके से लिखना है, और अगर आ जाए कि व्हाट आर द इश्यूज रिगार्डिंग दी हायर एजुकेशन तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, वो आप इजीली लिख सकते हैं। और साथ में जो इंट्रोडक्शन है वो आप कैसे लिखेंगे, जो हम लोगों ने पहले देखा कि NEP को लेकर आने का जो मकसद है वो यही है कि हम लोग SDG 4 को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, और साथ में जो और जितने भी हमारी लिमिटेशंस थी एजुकेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, उसको भी हम लोग ख़त्म करने के लिए चीज़ों को ट्राई करना चाह रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या होगा, क्वेश्चंस की डिमांड क्या होगी, उसके हिसाब से आप चीज़ें देख लेना, है ना। नेक्स्ट है आपका अदर प्रोविजंस भी हैं NEP में। NEP के कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये फोकस है कि हम लोग एजुकेशन सेक्टर पर टोटल 6% ऑफ द GDP को खर्च करेंगे, दोनों मिलकर, सेंटर और स्टेट मिलकर, है ना। तो एक ये फोकस है कि हम लोगों को फंडिंग बढ़ानी है। साथ में अडल्ट और यूथ लिटरेसी को हमें 100% अचीव करना है, तो दैट इज़ वन ऑफ द अदर प्रोविजंस। ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की बात की गई है NEP में। जैसा कि हम लोगों ने कोरोना के टाइम पर भी देखा कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन ना होती तो फिर जो एजुकेशन है वो पूरी तरीके से ही अभी तक रुक चुकी होती। तो इसीलिए हमें हर तरीके से तैयार रहना है, और हमें ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी जो डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट आपके पैरामीटर्स हैं, उनको भी हमें बनाए रखना होगा, है ना। फिर जैसे आपका इसमें एक और है कि लोकल आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन विल बी हायर्ड एज अ गेस्ट फैकल्टी। जैसे आपका पहले बैगलेस पीरियड वाला था ना, 10 डे का बैगलेस पीरियड,
तो वो सारा का सारा भी उसमें यही था कि हम लोग बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम बच्चों को उनके पास लेकर जाएंगे कि वो सिखाएं कि एक्चुअली स्किल कैसे काम करती है। वैसे ही जितने भी आपके लोकल आर्टिस्ट्स हैं, ये बच्चों के साथ ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपकी जो स्किल्स हैं वो आपको आगे आने वाली लाइफ में आपको हेल्प कर सकती है ना। पढ़ाई कर रहे हैं वो बात अलग है, बट डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स लेने में तो कोई बुराई नहीं है। तो डिफरेंट जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करने के लिए लोकल आर्टिस्ट को भी हम लोग हायर करने की बात करेंगे, जिससे कि जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं हमारी, उनको प्रमोशन भी मिलता रहेगा, है ना। तो ये भी एक फोकस है हमारा कि टू प्रमोट दी ट्रेडिशनल स्किल ऑफ इंडिया। फिर है आपका इसमें कि व्हाट आर दी चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, कि हमने देख लिया कि एनईपी में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि आपको पूरे करने पड़ेंगे, आपको ख़त्म करने पड़ेंगे, ताकि आप एनईपी को बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, है ना। जैसे पहला आपका लिमिटेशन है फंडिंग का। जैसे हमने बोला कि स्टेट और सेंटर मिलकर 6% ऑफ जीडीपी को अचीव करेंगे, बट ये सब चीज़ें ना बहुत बार बोली हुई हैं पहले भी, बट आज तक अचीव नहीं हो पाई है। इसीलिए आपको ये चीज़ें अचीव अगर करनी है तो फिर आपको इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तभी आप बोलो, अदरवाइज ये चीज़ें बोलने की नहीं, करने की। तो फंडिंग इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस। फिर आपका मल्टीलिंगुअलिज्म, हमने जैसे देखा था कि 5th क्लास तक का तो कम से कम आपको जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग रखना ही पड़ेगा, और अगर हो सके तो 8th क्लास तक रख लेना, तो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। बट जहाँ पर इंडिया में इतने ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हैं, तो अगर कोई महाराष्ट्र का कोई भी फैमिली बिहार में जाकर सेटल होता है ना, माइग्रेंट्स हैं बेसिकली, तो अगर वो बच्चे 1 to 5th क्लास के बीच में ही हैं अभी, तो उनका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन फिर बिहार में जो भी लैंग्वेज चल रही होगी वो बेसिकली होगा। अगर वो 1 साल के बाद झारखंड आते हैं, फिर 1 साल के बाद आपका तेलंगाना जाते हैं, तो फिर ये बार बार जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो तो चेंज होता रहेगा, है ना। तो ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म का कंसेप्ट है, ये आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है। तो इसीलिए मल्टीलिंगुअलिज्म का तभी आप प्रमोट कर सकते हैं जब साइमल्टेनियसली हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी या इंग्लिश में आप चीज़ों को इंश्योर करवाएंगे। अदरवाइज़ ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का एक ये, साथ में वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन क्या है कि ना, हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग वाली जो फेजेस हैं बच्चे की एजुकेशन के, उसमें ही हम लोग इनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर दें। तो अगर बच्चे ने स्टार्टिंग में ही वोकेशनल एजुकेशन सीख ली, ट्रेनिंग सीख ली, तो फिर जो गरीब घर के बच्चे हैं वो सिंपल ये चाहेंगे कि अब स्किल तो मिल गई है, अब इसके ऊपर काम करना क्यों ना शुरू कर दें हम लोग, है ना। तो जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो इस वजह से कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस जो कि आपके एजुकेशनिस्ट ने बताया था कि आप बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करो, बट इतना जल्दी मत करो कि वो अल्टीमेटली कॉलेज में जाने से पहले ही ड्रॉप आउट्स में काउंट हो जाए, है ना। तो इसीलिए वोकेशनल एजुकेशन का भी एक ये फोकस है जहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। फिर आपका फेडरल सेटअप, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो एजुकेशन है दैट इज़ इन दी कंकरेंट लिस्ट, इसीलिए कंकरेंट लिस्ट में जो भी चीज़ होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन दोनों पर ही, स्टेट और सेंटर दोनों पर ही डिपेंडेंट होती है। इसीलिए अगर आपको एनईपी को इम्प्लीमेंट करना है तो यू नीड द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इसीलिए आप एज ए सेंटर अपनी चीज़ें स्टेट्स पर फोर्स नहीं कर सकते। जो स्टेट्स हैं वो खुद ही अपने स्ट्रेटजीज अपने साथ लेकर आएंगे और अल्टीमेटली एनईपी के जो भी इश्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे। फिर है फियर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फियर ऑफ प्राइवेटाइजेशन में है कि बेसिकली जहाँ पर आप बोल रहे हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपीपी मोड को लेकर आएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पर जो सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर स्कूल्स वगैरह खोल सकते हैं, फिलैंथ्रोपिक स्कूल्स खोल सकते हैं, है ना, इन दी नेम ऑफ फिलैंथ्रोपिक स्कूल्स जो है द एजुकेशन सेक्टर कैन बिकम प्राइवेटाइज्ड इन अ मोर ग्रेट एक्सटेंट। अभी भी प्राइवेटाइजेशन है एजुकेशन की, बट इतनी नहीं है। तो इसीलिए एनईपी में जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पीपीपी की इंटरफेरेंस हो, सरकार के साथ मिलकर वो काम करें,
तो कहीं ना कहीं दोबारा से फिर प्राइवेटाइजेशन हो सकती है। प्राइवेटाइजेशन अगर हो गई तो फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जितने भी आपके डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं दे आर नॉट एबल टू गेट दी प्रॉपर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। तो इसीलिए इट कैन बी वन ऑफ द चैलेंजेस। और ये जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा तरीके से एग्जैजरबेट कर सकता है और ज़्यादा तरीके से ख़राब कर सकता है। एंड नेक्स्ट जहाँ पर एनईपी है ना, एनईपी कहती है कि जितने भी आपके हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं इन सभी में आपको एडमिशन तब मिलेगा जब आप एनटीए के द्वारा, एनटीए का मतलब है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा जो एक टेस्ट कंडक्ट करवाया गया है उसमें आप पास हो जाएं। अगर आप हर हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट को पास करवाने का प्रोविज़न रख देंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली जितने भी आपके कोचिंग क्लासेस हैं दे वुड इंक्रीज़ इन नंबर, और इससे होगा क्या, जितने भी आपका रोड लर्निंग है, मेमोराइजेशन है, उसको कहीं ना कहीं आप प्रमोट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो आपका प्राइवेटाइजेशन है, कमर्शलाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर बढ़ सकता है। इसीलिए ये भी एक चैलेंज है कि आपको अगर हायर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट रखवाना भी है तो वो रखवाने के लिए भी आप किस तरीके से ये जो रोड लर्निंग या मेमोराइजेशन है उसको काउंटर करेंगे, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका ग्राउंड रियलिटीज़। ग्राउंड रियलिटीज़ यही है कि जितनी भी चीज़ें हम बोलते रहें एनईपी में हम ये करेंगे, एनईपी में हम वो करेंगे, जब तक आपके पास क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं तब तक आप चीज़ें नहीं कर सकते। और क्वालिफाइड टीचर्स के साथ साथ आपके पास जो क्वालिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको इंश्योर करवानी पड़ेंगी। क्वालिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए जिसमें आप दोनों बात करेंगे, हार्ड प्लस सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ में फंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी सरकार की तरफ से, या फिर आप किसी और तरीके से भी फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं टू द डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो प्राइमरी वाले हों चाहे वो आपके हायर एजुकेशन वाले हों, है ना। साथ में जो भी आपको टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स का मतलब यही है कि आपने उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। तो जो उनको अभी बहुत कम पैसे मिलते हैं पढ़ाने के लिए, बहुत कम पैसे हैं स्कूल्स या कॉलेजेस में जाकर पढ़ाने के लिए, अगर आप उनको ज़्यादा पे करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर भी मोटिवेशन आती है ताकि इन चीज़ों को हमने जो लिखी हैं उनको ढंग से वो अचीव कर सके, है ना। तो दीज आर दी लिमिटेशंस, दीज आर दी चैलेंजेस दैट कुड बी फेस्ड बाय इंडिया इन इम्प्लीमेंटिंग दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो दीज आर द चैलेंजेस। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है आपका, देखो क्वेश्चन आप लोग ये अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज इन कंफॉर्मिटी विद द SDG 4। It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement. जहाँ पर आपका क्रिटिकल एग्जामिन आ गया वहाँ पर आपने क्या बताना है कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ NEP, व्हाट कुड बी द बेनिफिट्स ऑफ NEP एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग दी NEP, एंड लास्ट में वे फॉरवर्ड कि आपको और क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि आप NEP को बढ़िया से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इंट्रोडक्शन आप बेसिकली वही लिखेंगे कि यस, जो NEP है वो हम लोगों ने SDG 4 को अचीव करने के लिए ही चलाई थी, जिसमें जितने और भी आपके बैकवर्डनेस थी एजुकेशन सेक्टर में उसको फिल करने के लिए हमने ये NEP लेकर आई है ना। तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है, ये आप इसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, एग्जामिन दी सिग्निफिकेंट फीचर्स एज वेल एज द गैप्स इन दी रिसेंटली अप्रूव्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, एंड व्हाट आर दी गैप्स, कि क्या चीज़ें हैं जिन पर हम लोगों ने फोकस नहीं किया है। तो वही फोकस नहीं किया है, चैलेंजेस वाला पार्ट आ जाएगा, तो दोनों ही चीज़ें आप इजीली लिख सकते हैं। फिर आपका NEP 2020 एम्स एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन, ओके, व्हाट आर इट्स मेजर प्रोविजंस एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। प्रोविजंस क्या हैं, इन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने से क्या सिग्निफिकेंटली चीज़ें इम्प्रूव होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तीनों क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये आप देखना एक बार अटेम्प्ट करके, चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
देखो यार, मेरे हिसाब से ना अगर आपको मॉडल आंसर्स मैं दूं तो आप कहीं ना बंद जाओगे कि मॉडल आंसर्स के हिसाब से हमें चीज़ें लिखनी है। तो हमारा जो बेसिकली फोकस है वो यही है कि कंटेंट आपके पास हो, कंटेंट आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम लोग दे दें, और साथ में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ना तो हल्की सी खुद ही क्रिएटिविटी भी आप लेकर आएँ, ताकि जो मार्क्स हैं ना वो क्रिएटिविटी के बेसिकली मिलते हैं। क्योंकि मे बी हम लोगों ने जो चीज़ें करी हैं मे बी उन पे क्वेश्चन ना आए, है ना, वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि इस पर क्वेश्चन आ सकता है, आंसर आप इस पर लिख सकते हैं। बट अगर इन पर नहीं भी आया तो फिर आपका जो राइटिंग स्टाइल है ना वो इस तरीके से होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में आप क्वेश्चंस को लिखने के लिए एलिजिबल हो, है ना। तो आपको बस अपने आप पर भरोसा रखकर इन तीनों क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, उनको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से है, कंक्लूजन क्यों लिखना है, कैसा लिखना है, तो आप बेसिकली हमसे पूछ भी सकते हैं, है ना। आप फ़ोन कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, तो दैट इज़ अप टू यू। बट आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ एक बार ना इनको आप अटेम्प्ट ज़रूर करना और देखना कि भाई किस तरीके से आप इन चीज़ों को पढ़ने के बाद लिख सकते हैं। मेजर जो चैलेंज है वो यही है, पता सबको है बट लिखना जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो अगर आप एक बार में अगर एक दिन में 5 से 6 क्वेश्चन लिख रहे हैं तो मेंस की डेट आते आते आप बेसिकली बहुत अच्छा लिखना शुरू कर सकते हैं इजीली। तो बस आप इसको अटेम्प्ट करना और मेरे को बताना कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इसको लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई लर्निंग। ई लर्निंग जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, खास करके कोविड की वजह से, क्योंकि जितने भी आपके स्कूल्स थे वो बंद थे, तो द फोकस वाज मोर ऑन द डिजिटल एजुकेशन, ई लर्निंग। तो अगर हम देखें ई लर्निंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, है ना, कुछ अच्छी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लान शेड्यूल, आप इजीली अपना शेड्यूल बना सकते हैं, है ना। आप घर पे बैठकर ही पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी जो क्लास है अगर वो सुबह नहीं लगी तो वो शाम को लग जाएगी, है ना। तो जो आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। ईज़ ऑफ एक्सेस है, आप इजीली घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। मोर अफोर्डेबल है, क्योंकि ये बाकी जो ट्रेडिशनल आपके स्कूल्स हैं वो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सस्ता पड़ता है, है ना। आने जाने खर्चा बच जाता है, वहाँ पर जो आप पैसे खर्च करते हैं खाने पीने के वो भी कहीं ना कहीं बच जाते हैं, है ना। फ़ी स्ट्रक्चर भी हल्का सा कम होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये चीपर है, अफोर्डेबल भी है इस तरीके से। सॉल्व टीचर स्कार्सिटी, एक ही टीचर कई सारे बच्चों को एक टाइम पर पढ़ा सकता है, हाँ। तो जो टीचर्स की अनअवेलेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव आउटकम। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि जब स्कूल्स वगैरह जाते हैं तो लाइट्स वगैरह ऑन रहती हैं हमेशा, पंखे वगैरह चलते रहते हैं, एसी चलते रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो सब चीज़ें भी आप इग्नोर कर सकते हैं, तो ये आपका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ई लर्निंग इज़ ए पेपरलेस लर्निंग मेथड, कम पेपर्स का इस्तेमाल होता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ई लर्निंग को थोड़ा सा डिज़ायरेबल बना देती है। अच्छी चीज़ें हैं, देखकर अब अच्छा भी लग रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ और लिमिटेशंस भी हैं। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ई लर्निंग। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट फीडबैक इज़ वीक एज़ कंपेयर टू फेस इंटरेक्शन। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, उनसे पूछें कि आपको क्या अच्छा लगता है, फेस टू फेस पढ़ना या ऑनलाइन पढ़ना, तो कई सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला है कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन थोड़ी सी कम अच्छी लगती है एज़ कंपेयर टू द ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। तो ये चीज़, साथ में सोशल आइसोलेशन। पहले तो बच्चा जो है स्कूल जाता था, दोस्तों से मिलता था, उसकी पर्सनालिटी में ग्रोथ होती थी, बट नाउ अब वो बच्चा घर पर ही है, तो एक कहीं ना कहीं उसको आइसोलेशन वाली जो फीलिंग है, फ्रेंड्स से ना मिल पाना, है ना, खेल ना पाना, तो वो कहीं ना कहीं सोशल आइसोलेशन के लिए रीज़न बनता है। इट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेशन। घर पर ऑनलाइन पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए कि यार हाँ पढ़ते हैं करते हैं शुरू, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सेल्फ मोटिवेशन जो है वो लैकिंग है आज की जनरेशन में, इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज है ई लर्निंग का। लैक ऑफ कम्युनिकेशनल स्किल डेवलपमेंट, जो आपकी इंटरेक्शन से, टीचर से बात करके जो एक कम्युनिकेशन डेवलप होती थी वो कहीं ना कहीं अब कम हो गई है ना, क्योंकि आप बेसिकली टीचर से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा बच्चों से एक साथ बात नहीं कर पा रहा है, सिंपल वो पढ़ा रहा है और वो चला जा रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है।
साथ में चीटिंग प्रिवेंशन ड्यूरिंग ऑनलाइन असेसमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड। जो एग्जाम्स हैं जब आपके ऑनलाइन हो रहे हैं तो उसमें चीटिंग को प्रिवेंट करना इज़ अ वेरी काइंड ऑफ टफ टास्क। तो इसीलिए ये जो है कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ ई लर्निंग। पेपर में अगर क्वेश्चंस ई लर्निंग पर अगर आता है तो कहीं ना कहीं उसके एडवांटेजेस भी पूछा जा सकता है आपसे और डिसएडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में अगर हम देखें कि इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं ई लर्निंग को लेकर, कि बाकी और कंट्रीज़ में तो हमने काफ़ी देखा कि चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो गई ऑनलाइन एजुकेशन को लेके, बट इंडिया में कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में है आपका डिजिटल डिवाइड, बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन का कनेक्शन नहीं है, है ना। तो खास करके आपका जो अर्बन और रूरल डिवाइड है, अर्बन एरियाज़ में बच्चों के पास थोड़े से ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं बट रूरल एरियाज़ में बच्चों के पास इक्विपमेंट ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइड है, बच्चों को एक्सेसिबिलिटी नहीं है ऑफ इंटरनेट एंड ऑफ स्मार्टफोन। फिर आपका जेंडर डिवाइड, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो यूएन की एक रिपोर्ट है 29% ऑफ ऑल इंटरनेट यूज़र्स आर फीमेल, तो बाकी जो 71% है दोज आर मेल्स। इसीलिए जो फीमेल्स हैं उनके पास कम एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स हैं, इसीलिए जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके लिए जो आपको स्मार्टफोन चाहिए वो उनके पास नहीं है। इसीलिए जहाँ पर हम ऑलरेडी बात करते हैं कि फ़ीमेल की लिटरेसी रेट कम है मेल्स के कंपैरिजन में, वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं एग्जैजरबेट हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्मार्टफोन्स। फिर आपका लैक ऑफ वर्नाकुलर कंटेंट, कि जितना भी आपका कंटेंट है इंटरनेट पे या फिर टीचर्स का पढ़ाने का जो कंटेंट है दैट इज़ मेजरली इन इंग्लिश, इसीलिए जो डिफरेंट कंटेंट है वो बच्चों के पास अवेलेबल ही नहीं है, खास करके इन दी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो ये भी एक फोकस, ये भी एक चैलेंज है। फिर आपका डिफ़िकल्टीज़ फॉर टीचर्स, है ना। जैसे कई बार होता है कि जो टीचर्स हैं ना ऑफलाइन तो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा पाते हैं क्योंकि इंट्रैक्शंस होती रहती हैं, बट कई बार ऑनलाइन के ही चक्कर में ना कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसमैनेज सी हो जाती हैं। इसीलिए टीचर्स की तरफ से भी ये डिफ़िकल्टी है कि ऑनलाइन बच्चों को किस तरीके से एडिक्वेट और इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन वो प्रोवाइड कर सके, है ना। तो ये बेसिकली आप पे कुछ चैलेंजेस हैं जहाँ पर आप ई लर्निंग की अगर बात करें कि इंडिया में क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इंडिया में जो टीचर्स हैं वो भी इतने क्वालिफाइड नहीं हैं कि वो टेक्नोलॉजी को बढ़िया तरीके से एक्सेस कर पाए, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंडिया में ई लर्निंग को कहीं ना कहीं कमज़ोर बना देती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में इंडिया में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव हैं सरकार की तरफ से जो कि चलाए गए हैं टू प्रमोट दी ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कई सारे आपके हैं ये इनिशिएटिव, फॉर एग्जांपल विद्यादान है बेसिकली, जहाँ पर जो कंटेंट रिक्वायरमेंट है बच्चों की तरफ से कि हमें जो कंटेंट है वो हिंदी में चाहिए, हमें किसी और लैंग्वेज में चाहिए, अगर कोई पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है उस तरीके से तो फिर आप अपना जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर करवा सकते हैं इन दिस विद्यादान 2.0, जहाँ पर आप कंटेंट बेसिकली उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे इंडिविजुअल्स हो आप, चाहे स्कूल हो, चाहे आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। फिर आपका ई पाठशाला में कई सारी जो बुक्स हैं उनको ऐड किया गया है जिससे कि आप ऑनलाइन ही कई सारी बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको PDF फॉर्म में। तो ये भी एक नया इनिशिएटिव है। फिर आपके प्रज्ञाता गाइडलाइंस जिसमें आपका प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट, ये बेसिकली ये गाइडलाइंस हैं जिसमें ये बता दिया गया था कि अगर कोई क्लास 1 to 5 है तो उसका आप दिन में सिर्फ एक ही ऑनलाइन सेशन रखेंगे, 5th to 10th क्लास का है तो आप उसके 2 ऑनलाइन सेशन रख सकते हैं। मतलब ऐसी गाइडलाइंस जो बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट तो करती है लेकिन साथ में जो बच्चे हैं उनकी आईसाइट और उनकी जो हेल्थ है, खास करके मेंटल हेल्थ, उनको भी ध्यान में रखती है। तो ये प्रज्ञाता गाइडलाइंस जो हैं ये बेसिकली रिलीज़ किए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर प्रमोट करने की बात की गई थी और साथ में बच्चों को बेनिफिट देने की भी बात की गई थी। फिर आपका निष्ठा प्रोग्राम, निष्ठा इज द नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, है ना। तो बेसिकली ये है जहाँ पर हम टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि वन ऑफ द मेजर फोकस यही है कि टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड इन यूजिंग द टेक्नोलॉजी,
इसीलिए टीचर्स को हम ट्रेन करेंगे अंडर दिस निष्ठा प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट है आपका दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस हैं या फिर आपके डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट भी हैं। तो ये पोर्टल जो है इसमें आपको बढ़िया तरीके से जो कंटेंट है वो मिल जाएगा, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप टीचर हैं। तो वन ऑफ द इनिशिएटिव साथ में कुछ है कि सरकार की तरफ से स्वयं प्रभा DTH चैनल्स भी चलाए गए हैं 12 नए, उन बच्चों के लिए जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है तो वो बेसिकली इन टीवी चैनल्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, DTH चैनल्स हैं। एंड साथ में सरकार की तरफ से जो प्राइवेट DTH ऑपरेटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टाटा स्काई या एयरटेल, उनके साथ भी एक टाई अप कर दिया गया है कि जो डिफरेंट क्लास है, एक क्लास के लिए आप एक चैनल बेसिकली चला दें जहां पर हम डिफरेंट वीडियोस या डिफरेंट टेक्स्ट के थ्रू बच्चों को चीज़ें पढ़ा सकें, है ना। तो एक तो है आपके दीक्षा पोर्टल हो गया, स्वयं प्रभा DTH चैनल्स हो गए, आपका निष्ठा प्रोग्राम हो गया, विद्यादान 2.0 हो गया, प्रज्ञाता गाइडलाइंस, ई पाठशाला। ये डिफरेंट इनिशिएटिव हैं जो कि सरकार की तरफ से चलाए गए हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम ई लर्निंग की बात करें तो इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है आपका कि व्हाट आर दी चैलेंजेस इन ई लर्निंग फॉर इंडिया, व्हाट आर दी challenges for e-learning in India। तो हमने देख लिए challenges, साथ में अगर हम देखें कि what are the initiative that government has been taken to fill these challenges, तो भी आप कर सकते हैं इजीली। तो जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो भी आपको पता है ना। तो अल्टीमेटली आप क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि हाँ ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन ज़रूरी है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि बच्चों की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो भी अच्छे तरीके से होती रहे, और साथ में जो डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं बच्चों को चीज़ें पढ़ाने के वो भी कहीं ना कहीं ग्रो करते रहे, है ना। कई बार चीज़ें टेक्स्ट से समझ नहीं आती हैं, कई बार चीज़ें वीडियो से ज़्यादा समझ में आती हैं, है ना। तो उस तरीके से आप बोलोगे कि जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है ये दोनों ही साथ में टुगेदर जानी चाहिए। बट अगर कोरोना का टाइम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अभी ऑनलाइन पर ही हमें फोकस करना चाहिए ताकि थर्ड वेव को आने से हम लोग रोक सके। अगर कोरोना का जिक्र किया गया है उसमें तो आप ये लाइन लिखेंगे, अदरवाइज मत लिखना, है ना। फिर तो पूछी ही नहीं चीज़ आपसे, तो आप सिंपल लिखेंगे कि जो ऑनलाइन है दैट शुड बी सप्लीमेंटिंग दी ऑफलाइन एजुकेशन, नॉट सप्लांटिंग दी ऑफलाइन एजुकेशन। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही पूरी तरीके से ख़त्म कर दे रहे हैं ऑफलाइन को, आप सप्लीमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू ताकि बच्चों को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके ई लर्निंग के रिगार्डिंग भी। तो क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में रही थी अभी रिसेंटली, इसीलिए इन पर क्वेश्चन ईजिली बन सकते हैं, ठीक है। तो आपका काम बेसिकली यही है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उनको अटेम्प्ट करना, देखना कि क्या किस तरीके से आप उनको लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, ठीक है। तो इतना आज हम ख़त्म करेंगे। कल के सेशन में जो अगला सेशन होगा हमारा उसमें हम और जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि न्यूज़ में रहे थे, चाहे विमेन के रिगार्डिंग, चाहे एजुकेशन के रिगार्डिंग, चाहे हेल्थ के रिगार्डिंग, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बेसिकली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। तो बाकी हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।